नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में चारों मेहमान पहुंच चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी का। कल आपने देखा जो हंगामा दिल्ली में हुआ, परसों छात्रों के संसद कूच के नाम पर, और कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने के नाम पर जो कुछ किया और जो कुछ उसके बाद कहानी बनी, उसके बाद सरकार जो आज कर रही है वो आज की सबसे बड़ी खबर है। ये तो प्रदर्शनों के बाद सरकार के रिएक्शन पर निर्भर था कि अब आगे क्या होगा। तो सरकार ने दोनों फ्रंट पर बातचीत के लिए एक तरीके से कदम आगे बढ़ा दिए हैं। छात्रों के साथ भी बातचीत के लिए, संवाद के लिए सरकार की तरफ से पहल कर दी गई है, और दूसरी तरफ आपको बता दें पार्लियामेंट में चर्चा के लिए भी सरकार तैयार है। आज हाउस में थोड़ी बहुत बातचीत हो भी पाई है, वरना तो 2 दिन पूरे तरीके से वॉश आउट हुए थे। तो सरकार अब ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए, इस आंदोलन को, छात्रों के गुस्से को शांत करने के लिए बात करना चाहती है, सीधे उनसे एक डायलॉग करना चाहती है। तो उसका अपडेट मैं आपको दे देता हूं। संसद में क्या हुआ उसकी जानकारी आपको मैं दूं, उससे पहले यह बता देते हैं कि इस प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए, क्योंकि सरकार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो छात्र बैठे हैं धरने पर वो किसी तरीके से शांत हों। तो ये जो सीजेपी पार्टी है, इसके और सरकार के बीच बातचीत हो सकती है, और आज भी हो सकती है। सरकार प्रदर्शनकारियों से दूसरे दौर की बातचीत के लिए तैयार। आप कहेंगे दूसरा दौर कौन सा? पहले दौर को आप यूं कह लीजिए, जब वो जेपी नड्डा के घर 2 व्यक्ति मिलने के लिए गए थे तो अपने उन्होंने मांगियां सौंपी थी, तो वो पहली बार एक दोनों के बीच एक राब्ता हुआ था। अब सीजेपी का कहना है कि वो बातचीत के लिए सरकार के पास नहीं जाएगी। सरकार को बात करनी है तो या वो जंतर मंतर पर आ जाए या फिर वो कोई न्यूट्रल जगह तय कर ले, वहां पर मुलाकात हो जाएगी। सरकार की तरफ से रीच आउट किया गया है सीजेपी को, कहा गया है कि आपके मुद्दों पर हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। वहीं कल एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। सरकार के 2 सीनियर मिनिस्टर्स जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह, अच्छा दोनों ही लोग बातचीत में शामिल रह चुके हैं। जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मिलने के लिए गए थे। ये दोनों लोग कल सोनम वांगचुक से हॉस्पिटल में जाकर के मिले हैं। सोनम वांगचुक के साथ दोनों मिनिस्टर्स की करीब 45 मिनट की मुलाकात भी हुई है, और सरकार के साथ बातचीत को लेकर सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका, इन्होंने कंफर्मेशन दी। इन्होंने कहा कि हां, सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव हमको आया है, और जो वहां गए थे मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक से, तो वहां भी जाकर के उन्होंने कहा कि आप भी अपना अनशन खत्म करें और इस आंदोलन को भी खत्म कराएं। बातचीत करने के लिए हम लोग तैयार हैं, फिर इस अनशन की और आंदोलन की कोई जरूरत नहीं है। तो बताया जाता है कि उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे आंदोलनकारियों का भी ख्याल रखना है। जाहिर बात है, ठीक है, वो ऐसे एकदम सरकार के कहने पर है, किसी आश्वासन भर पे हर चीज जो इतने 1 महीने भर से चल रही है उसको समेट तो नहीं देंगे, लेकिन ये प्रोसेस आगे बढ़ गया है डायलॉग का। ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। आपको सुनाते हैं सीजेपी की तरफ से क्या बताया गया। आशुतोष रांका हमारे साथ हैं। आशुतोष, सरकार कह रही है कि वो सीजेपी से दोबारा बातचीत के लिए तैयार है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अभी तक आपकी नॉलेज में क्या जानकारी? उन्होंने रीच आउट किया है, लेकिन हम कहीं और नहीं मिलेंगे। वो या तो यहाँ है या कोई न्यूट्रल प्लेस सजेस्ट करे, और हम इस बार टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप कॉन्क्रीटली आप बताइए कौन सी डिमांड्स आप मांगने के लिए रेडी हैं, कौन सी डिमांड्स के लिए आपको समय चाहिए, कितना चाहिए, सब बताइए। अब पिछली परसों जो हुआ, हमारा इतना समय बर्बाद किया, वो नहीं माना जाएगा। क्या क्या आप लोगों की अभी मांग है? हमारी 4 मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सोनम वांगचुक की रिहाई, 1 करोड़ का मुआवजा नीट एस्पिरेंट्स जिन्होंने सुसाइड की, और चौथा हमारे किसी भी प्रोटेस्टर पे कोई भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए। क्या अगर ये कहा जाता है कि आप जैसे पिछली बार नड्डा जी के आवास पर बुलाया था, तो आप लोग दोबारा, क्योंकि ये कहा गया था कि आप लोगों की तरफ से कि इस बार आपको बात करनी होगी तो या तो जंतर मंतर पे करनी होगी, घर आप लोग नहीं जाएंगे, और जिस तरह पिछली बार समय वेस्ट किया गया वो हम नहीं होने देंगे। लेकिन बातचीत के लिए आप तैयार हैं? बातचीत के लिए तो हम पहले दिन से तैयार हैं। वो परसों जागे, हम तो पहले दिन से तैयार हैं बातचीत के लिए। क्या कोई अभी तक समय? जैसे भी होगा बता देंगे आप। थैंक यू। तो ये थे आशुतोष रांका, जिनका कहना है कि सरकार से दूसरे राउंड की बातचीत के लिए सीजेपी तैयार है। आपने देखा कि अब थोड़ा सा उनका जो रुख है वो थोड़ा सा सख्त भी है सीजेपी वालों का। वो कह रहे हैं कि हमारे समय बर्बाद किया गया। मांगों में एक मांग और ऐड हो गई है कि हमारे किसी भी छात्र पर कोई केस भी दर्ज नहीं किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे सरकार के पास बात करने, सरकार को बात करनी है तो हमारे पास आएगी या किसी न्यूट्रल जगह पर बात करेंगे। लेकिन चले ठीक है, बातचीत के लिए तो वो भी लोग तैयार है, सरकार भी तैयार दिखाई दे रही है। और एक अपडेट अभी मिल रहा है वो ये कि सरकार अभी थोड़ा रुख और देखना चाह रही है इन प्रोटेस्टर्स का,
क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि भाई थोड़ा और अभी थोड़ा मामला और शांत हो जाए तो फिर बातचीत जो है और बेहतर माहौल में हो पाएगी। तो शायद थोड़ा वक्त अभी और वेट एंड वॉच वाला जो है हो सकता है आज दिन भर में थोड़ा उसमें भी निकले। लेकिन ये तो मैंने आपको एक हिस्सा बताया, दूसरा हिस्सा सर वो बताने पार्लियामेंट में भी जो हुआ, क्योंकि कल राहुल गांधी जी ने काफी एक माहौल बनाया पूरे दिल्ली के अंदर। तो राहुल गांधी कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने पहुंच गए थे, फिर उनको डिटेन कर लिया गया, उनको, प्रियंका को, अखिलेश को, सबको, कांग्रेस के बहुत सारे सांसदों को। और आज फिर उसके विरोध में कांग्रेस के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे, फिर वही नारेबाजी। देखिए आप, सारे के सारे लोग हैं, उसमें कई पार्टियों के और भी लोग हैं, वो आज काले कपड़े पहन के प्रदर्शन कर रहे थे। लोकसभा सुबह 11 बजे सिर्फ 2 मिनट के लिए चल पाई और 12 बजे तक स्थगित हो गई। फिर 12 बजे थोड़ी देर के लिए कुछ बात हुई हाउस के अंदर। स्पीकर ने केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी के जो नेता, उनको बोलने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बर्बरता की और हमारी सिर्फ एक मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार सदन में भी चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बस नियमों के तहत चर्चा होनी चाहिए। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों का मुद्दा किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं, हम सबका मुद्दा है। सड़क पर बेटियों के कपड़े फाड़े गए। अखिलेश ने प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की और फिर हंगामा होने लगा और फिर एक बार सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। Government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है sir. आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? Indian opposition, आप चर्चा करना चाहते हैं? सरकार चर्चा को तैयार है। सर, आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में क्या बोलने चाहते का हैं अवसर हम बोलेंगे दूंगा। सर, हम चाहता है हम बोल। सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। Then one more. आप चर्चा में अपनी बात कहना। If you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने महोदय, बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? 1 मिनट अखिलेश जी, 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष मैंने महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान, हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? तो अखिलेश जी इस बात पर नाराज हो गए कि मुझे क्यों नहीं बोलने दिया आप, क्या कांग्रेस और आपने सरकार की भी समझौता हो गया? ये बोलिए। एनीवे, जब बड़ी बात यह है, सरकार पार्टियों से भी विपक्ष के कह रही है कि आइए बात करें और सरकार प्रदर्शनकारियों से भी कह रही है कि आइए बात करें, तो रास्ता तो बात करने से निकलेगा। त्रिपाठी जी, आप क्या निकल पाएगा रास्ता?
नहीं, सबसे पहले तो आपने मुझसे नहीं कहा कि आप क्यों काली शर्ट पहन के आए हैं। अच्छा, ध्यान नहीं गया, सॉरी। हाँ, भाई बताइए। मैं भी पहन के आया हूँ। देखिए, मैं इसलिए पहन के आया हूँ कि आज तक के इतिहास में मीडिया पर इस तरह का हमला किसी भी आंदोलन में नहीं हुआ। इस बर्बर तरीके से, इस तरह से निशाना बनाकर, जो निर्दोष और पूरी तरह से लोकतंत्र के चौथे खंभे के तौर पर इस ऐतिहासिक घटना की रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको पीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई और वो महिला पत्रकार थी। ये सारे काम हुए, उसके विरोध में मैं आज काला शर्ट पहनकर आया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मीडिया दुनिया भर की तो बात करे लेकिन अपनी बात करने का अधिकार उसको नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जरूरी था। दूसरा, और बात कर लीजिए अब आपने बात की है तो ये बात हुई है, कई पत्रकारों की बहुत बेरहमी से पिटाई की गई है, कपड़े फाड़ दिए गए हैं। अब ये अखिलेश जी बता रहे थे, वो भी घटनाएं हैं, लेकिन ये भी एक सच है। और किसी मीडिया हाउस की बात किसी को ना पसंद हो, किसी पत्रकार का बात करने का लहजा किसी को ना पसंद हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ मारपीट करेंगे। महिला पत्रकार है, देखा, मैंने भी एक वीडियो देखा, महिला पत्रकार को पुलिस भीड़ जो है वो धक्के मार रही है, घसीटा जा रहा है, ये किसी को पत्थर लगा है। हम मतलब हमारे संस्थान के लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, गाड़ी में बैठते कैमरामैन को किसी तरीके से बचाया गया है, बस गाड़ियां तोड़ डाली गई हैं। तो ये सब क्या है? अच्छा, इस पर भी अगर ये नेता कुछ बोल दें तो ऐसा नहीं है कि कुछ उनकी नाक कम हो जाएगी। तो हम भी उनसे अपेक्षा करते हैं, हम भी आपके और उन प्रदर्शनकारियों के बीच की ये कड़ी हैं, हम भी हैं, तभी ये सारी चर्चाएं जो हैं वो दुनिया तक पहुंच भी रही हैं। तो कम से कम छात्रों को लीड करने वाले भी बोले इस विषय पर, रोके भी जो लोग भी इस कृत्य में शामिल हैं, और ये नेता भी बोले। मैंने तो एक आध नेता को जस्टिफाई करते सुना है इनफैक्ट, कि नहीं ये ठीक हो रहा है अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो ये बहुत शर्मनाक है। दुर्भाग्य तो ये सौरभ जी कि पत्रकारिता से ही प्रतिष्ठा पाए लोग कह रहे हैं कि अच्छा है कि ये पिट रहे हैं। सवाल यह है कि हम भारत के लोकतंत्र में हैं या किसी हिटलर की तानाशाही में, किसी नाजी शासन में, किसी उत्तर कोरिया में या किसी चाइना में है, जहां एक विचार के अलावा दूसरा बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर ये है तो ये फांसीवाद है, ये खतरनाक है जो लोग भी इसके पक्ष में खड़े हैं। और मुझे लगता है कि इसका हर किसी को विरोध करना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई बिल्कुल आपको बात नहीं पसंद आ रही तो उसकी बात का जवाब दीजिए, उसको जितना तर्क दे सकते हैं वो दीजिए। खैर, अब मूल मुद्दे पर आते हैं। राहुल गांधी ने कल वो किया जिसकी अपेक्षा थी, क्योंकि अब उनको लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल का जो मास्क मूवमेंट है, यानी जो उनका मुखौटा आंदोलन है, वो पूरी तरह से हावी हो चुका है। पंजाब के चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह से गायब हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने जिनकी साख खत्म हो गई थी दिल्ली में, वो कैसे आंदोलन करते हैं, तो पंजाब चले गए। फिर उनके लड़के आए और नए सिरे से आंदोलन शुरू किया, तिलचट्टे बन गए, ये सब कुछ हुआ। राहुल गांधी ने उसके लिए यह काम किया है। और देखिए, जो खबरें थी वो यही थी कि राहुल गांधी पूरी तरह से इसको इग्नोर कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि इस पर चर्चा हो। जैसे ये दिख ही रहा था कि वो बार बार कह रहे थे, कल ही हम लोगों ने बात की थी कि भैया ये क्या हुआ, आप चढ़ावा चोरी पे बात करना चाह रहे हो, करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके सामने इतने छात्र सड़क पर हैं तो आप किसी दूसरे मुद्दे को लाकर, इसका मतलब आप उसको डाइल्यूट करना चाहते हो, उसको आप एक तरह से कहें कि जो प्रभाव है प्रभावहीन करना चाहते हो। अब जो राहुल गांधी ने किया, उसके बाद राहुल गांधी लाइमलाइट में आ गए। तो सवाल यह है कि क्या ये जो विपक्ष तैयार होगा वो विपक्ष अलग अलग तैयार होगा, और इसके बीच में क्या सरकार को जो बात इतने दिनों से हर कोई कह रहा था, इस कहानी कुर्सी की में हम सब लगभग ये कह रहे थे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र से क्या हो जाएगा। आप थोड़ा सा मतलब अहंकार से बाहर निकलते हुए दिखिए, इसमें क्या दिक्कत है, दे दीजिए त्यागपत्र, आप कराइए। अब वो तो देखिए, सब छात्र जो है अपनी मांग रखेंगे, सरकार आगे क्या करती है उस पर पता लगेगा। और राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं गए, प्रधानमंत्री आवास क्यों गए, इस पर अगले हिस्से में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। मेरी समझ से तो सरकार की प्राथमिकता छात्रों से डायलॉग है। सोनम वांगचुक को रीच आउट भी इसलिए किया गया, कल रात अगर 2 मंत्री मिलने के लिए गए और उनसे कहा भी खत्म कराइए इस अनशन को। तो उनका मानना यह है कि अगर छात्र उठ गए विरोध इस धरने से तो फिर इन पार्टियों के विरोध का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सरकार अगर वो एक फ्रंट साध लिया सरकार ने, तो बाकी अपने आप ऑटोमेटिकली उसके लिए परेशानी हल हो जाती है। ऑल्दो वो वहां भी रीच आउट कर रही है बातचीत के लिए, लेकिन क्या सरकार जो पेशकश की है सरकार ने, असर होता दिख रहा है कुछ आपको? देखिए, 2 बातें हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज केवल छात्रों से रीच आउट कर ले, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। इस मेल को आप देखिए, समझिए कि ऐसा नहीं है कि केवल छात्रों से बात करके वो खत्म कर देंगे और पॉलिटिकल पार्टीज
उसको खत्म करने देंगी। वैलिडेशन कम हो जाएगा ना सर? वैलिडेशन कम हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं। इसलिए सरकार ने दोनों तरफ बातचीत की, दोनों तरफ बातचीत का रास्ता निकाला कि छात्रों के साथ भी बात कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो अच्छा काम कर रही है। हालांकि ये सरकार दबाव में है, ये दिख रहा है। इसका मतलब तो इसका एक पॉलिटिकल रिपरकशन तो ये है कि सरकार दबाव में है। यहां तक बात आनी नहीं चाहिए थी, यहाँ तक बात आनी नहीं चाहिए थी। बातचीत करनी थी, पहले भी कर सकते थे, छात्रों के साथ बातचीत कर सकते थे, सोनम वांगचुक के साथ बात कर सकते थे। लेकिन खैर, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। और यहाँ तो गोली और बोली की बात नहीं थी, बोली की बात थी, तो बोली कर लेते, बातचीत कर लेते। अब सरकार कितनी बातचीत कर रही है, क्या कितनी बातों को मानेगी? और मैं हमेशा मानता हूँ कि आंदोलन का मतलब कामयाबी उनकी सारी मांगों को मान लेने से नहीं होता। आंदोलन की कामयाबी इसमें है कि जो आप मैसेज देना चाहते थे देश को, लोगों को, समाज को, वो आपने दिया कि नहीं दिया, वो मैसेज इस आंदोलन से गया है। तो इसका फर्स्ट लेवल पर कामयाबी हो गई है। ठीक है कि भाई लोगों को पता पड़ा कि ये जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। पेपर्स का मामला है, एजुकेशन का मामला है, उस सब पर तो अब सरकार बात कर रही है। इस बातचीत से मैं कतई ये नहीं मान रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा और तभी ये लोग इस्तीफा के बाद ही वापस आएंगे। ये आप समझ कर रखिए। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि? मैं ये कह रहा हूँ कि यदि नड्डा साहब और जितेंद्र जी वहाँ पर बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कहेंगे कि आप इस्तीफा हम दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले रहे हैं और आप उठ जाइए। ऐसा होने वाला नहीं। बातचीत में इस्तीफा हो जाएगा तो उठ जाएंगे? इस्तीफा होना ही नहीं है, उठ जाने की तो बात छोड़िए। चलिए, इस्तीफा ही नहीं होना आप कह रहे हैं। हाँ, मतलब सरकार करेगी। हाँ, हमें भी तो यही जानकारी है कि इस्तीफा नहीं होना। इस्तीफा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी वो उठ सकते हैं क्योंकि बातचीत के दूसरे लेवल पर भी होती है ना बातचीत हमेशा। इसलिए 10 चीजों की मांग होती है, तो उसमें होता है कि भाई इस्तीफा नहीं दे रहे, अच्छा मुआवजा दे दीजिए, मुआवजा दे रहे हैं, अच्छा जांच के लिए क्या कमेटी बना रहे हैं, तो वो सारा काम होगा। और सरकार थोड़ा सा जल्दी कर लेती तो बेहतर था। बट पॉजिटिव डेवलपमेंट दोनों तरफ बातचीत की जो पहले एक तस्वीर अभी पीछे भी चली थी, आपने देखा होगा कल से, वो भी देख लीजिए आप, क्योंकि ये बात करना भी जरूरी है ना। एक पक्षी स्टोरी बात नहीं होनी चाहिए। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बीच 20 और 21 जुलाई को बहुत उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब जनपथ रोड के एक पेट्रोल पंप को कुछ उपद्रवी लोगों ने निशाना बनाया। सोमवार को करीब शाम 6 बजे की तस्वीरें हैं। कुछ लोग पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ कर रहे हैं, कुछ लोग उनको रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, लेकिन कुछ ये उपद्रवी जो हैं कुछ लोग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। ओए आंखें कर रहे हैं भाई, फटाफट क्या ना मुझे नहीं मारना भाई, देख के मारना भाई उल्टा हम ही मरेंगे इससे। मत करो यार, गलती से कुछ हो गया हम सारे ही मरेंगे। वो भी मेरा मार रहे हैं भाई, पुलिस वाले। भाई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को मत करो यार, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है यार, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को मत करो। अरे प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ओए आंखें कर रहे हैं भाई, फटाफट क्या ना। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किसी और की प्राइवेट निजी संपत्ति को क्यों नुकसान कर रहे हो, अगर तुम ये करोगे तो फिर पुलिस वाले मारेंगे। वो कह रहे हैं पुलिस वाले तो हमको पहले ही मार रहे हैं। कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास, SBI बैंक के पास एक गाड़ी में तोड़फोड़ की तस्वीरें आई हैं। अचानक जगह जगह झुंड आकर उसने ऐसा जो है हिंसा करने की कोशिश की है। ये अब कुछ नई नई तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और कल रात प्रदर्शनकारियों की पुलिस और RAF के जवानों से झड़प हुई। ये बहुत खतरनाक था। एक RAF जवान पर भीड़ के हमले का वीडियो आया है। भीड़ जवान को घेर कर पीट रही है। जवान भागकर जान अपनी बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर मौके पर मौजूद बाकी RAF के जवानों ने उसको किसी तरह भीड़ से बचाया, तब उसकी जान बच पाई। दिल्ली पुलिस ने जवान की शिकायत पर FIR दर्ज कर लिए। देखिए, ये RAF का जवान भीड़ में घिर गया और फिर लड़कों ने इसकी पिटाई की। भाई रहने दो, मत तोड़ो यार। ओए रहने दे भाई, रहने दे। ओए मत मारो, मत मारो।
आरएएफ की एक वैन भी भीड़ के हत्थे चढ़ गई। भीड़ ने गाड़ी पर हमला बोल दिया, कोई गाड़ी पर लाठी मार रहा है, कोई वैन के पर्दे फाड़ रहा है। ये लोग जवानों को ढूंढ रहे थे। गुस्सा परसों के लाठी चार्ज का था। अब लेकिन मैं आपको बताऊं, और भी कई तस्वीरें वो आप चला दीजिएगा, बातचीत शुरू करते हैं। ये बहुत खतरनाक है सर। और सरकार के लिए पशुपेश किए है कि वो ये भी नहीं होने देना चाहती कि अराजकता हो, दिल्ली की सड़कों पर अराजकता। अब ये कनॉट प्लेस का इलाका है, आप सोचिए, कनॉट प्लेस को आप दिल्ली का दिल कहते हैं, वहां पर ये हो रात को 8:30-9 बजे के बीच की शायद बातचीत है, वारदात है ये। भाई वो कोई ऐसा वीरान सुनसान समय थोड़ी होता है, गाड़ियां होंगी, लोग बाग होंगे, परिवार जा रहे होंगे, बच्चे भी होंगे वहां। ये तब सरकार ये भी नहीं होने देना चाहती। सरकार ये भी करते नहीं दिखना चाहती कि पुलिस लाठी चलाए, और पुलिस करे तो क्या करे? पुलिस खड़े होकर के मार तो नहीं खा सकती पुलिस। बहुत सारे पुलिस वाले घायल हुए हैं। तो एक वक्त आता है जब पुलिस को पहले तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और फिर कभी आत्मरक्षा में भी वो उसको प्रहार करना पड़ता है। फिर लेकिन बात से बात जो है आगे बढ़ जाती है। अब ये एक पक्ष है सर, वो बातचीत का दूसरा पक्ष है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन लोगों में से हूं, शायद अपवाद ही हूं, जो बच्चे गुंडागर्दी पर उतरे थे, जिनकी पुलिस ने पिटाई की, वो बिल्कुल जायज है। मैं पुलिस के साथ खड़ा हूं इस मुद्दे पर। किसी को ये अधिकार नहीं है कि आप पत्थर फेंकें, किसी को ये अधिकार नहीं है कि महिला पत्रकारों का कपड़ा फाड़ें, किसी को अधिकार नहीं है कि एक पुरुष छात्र जो है एक महिला छात्र को पकड़ करके उसको बाह में भर करके और लेकर के आए। ये एक अश्लीलता की हद थी, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और जो गोदी मीडिया कह करके जो एक तैयार किया गया था, वो खुद पहले अपने घुंघरू पैरों में बांध करके राजनीतिक पार्टियों के दरबार में नाचा करते थे। दुर्भाग्य है कि वो बांझ हो गए हैं इन दिनों। नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के पश्चात वो ताकत उनके पास नहीं बची है, वो बांझ हो गए हैं। इसी कारण वो भीड़ को उकसाते रहते हैं गोदी मीडिया कह करके, मीडिया के पत्रकारों के खिलाफ। तो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। अभी आप जरा इस तस्वीर को देखिए। रैपिड एक्शन फोर्स वो फोर्स है जो अपने ऊपर थोड़ा सा भी संयम यदि नहीं रखता और गोलियां चला देती तब क्या होता। उनको ये अधिकार है, वो दंगा रोकने के लिए वहां पर होते हैं और रैपिड एक्शन फोर्स के पास काफी पावर होते हैं जी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने संयम दिखाया। पुलिस के डीसीपी को क्या मार दिया, पत्थर मार करके उसका सर फोड़ दिया। कई ऐसे पुलिस वालों को पत्थर लगे हैं, चोटें लगी हैं, डंडों से भी चोटें लगी हैं। तो दोनों जायज नहीं है। लेकिन जिन पुलिस वालों पर इन लोगों ने हिंसक भावनाएं, हिंसा की जी, उन छात्रों के खिलाफ तो एफआईआर बिल्कुल ही नहीं खत्म किया जाना चाहिए। बिल्कुल उनके ऊपर उन्होंने मांग में शामिल कर लिया है कि एक भी छात्र पर एफआईआर नहीं, यही तो गुंडागर्दी है। इस भीड़ में सिर्फ छात्र नहीं थे। एक बात बहुत साफ निकल करके आती है कि इस भीड़ में छात्र नहीं थे, सारे छात्र नहीं थे। छात्र कुछ थे और कुछ अराजक तत्व भी इसमें शामिल थे। पॉलिटिकल पार्टियों के अराजक तत्व शामिल थे, वामपंथी गुटों के अराजक तत्व शामिल थे, वामपंथी गुटों के छात्र थे और वो हिंसा जानबूझ करके करना चाहते थे। किसान आंदोलन के समय भी यही करना चाहते थे वो, ताकि सरकार बात कर रही है तो ठीक कर रही है ना। सरकार बातचीत कर रही है। और हम तो पहले यहां पर बहुत सारे लोग पहले बात कर रहे थे कि सरकार को बातचीत पहले ही करनी चाहिए थी। इस मुद्दे पर सरकार को जितनी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए थी, सरकार ने वो सेंसिटिविटी नहीं दिखाई। उसी का ये नतीजा है। लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि सरकार कितनी भी सेंसिटिविटी दिखाती, इसके पीछे राजनीतिक ताकत है। आगे बात करते हैं। वो राजनीतिक ताकतें तो अब खुलकर सामने आ रही है ना। समीर जी माफी चाहता हूं, 3 मिनट के बाद बस मैं आपके पास आता हूं। परसों छात्रों का दिल्ली में प्रदर्शन, कल राहुल गांधी का प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन, आज सरकार ने बातचीत के रास्ते खोले हैं प्रदर्शनकारियों से भी और
विपक्षी दलों से भी, और विपक्षी दल आज संसद में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने के लिए आए। ये तो आज तक का अपडेट मैंने आपको बताया। लेकिन एक राहुल गांधी के कल के प्रदर्शन की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पटना की तस्वीर दिखाता हूं। पटना में भी आज छात्रों का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को यहां बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस चलानी पड़ी, टीयर गैस इस्तेमाल हुई। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया और इनकी भी मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और ये राजभवन मार्च करना चाह रहे थे। जेपी गोलंबर पर पहुंचे, हंगामा शुरू हुआ, पहले से बैरिकेड लगाकर के खड़ी पुलिस ने इनको आगे बढ़ने से रोका और इस वक्त भी डाक बंगला चौराहे पर छात्रों की भारी भीड़ मौजूद है। ये देखिए आप तस्वीरों में। अब सवाल ये है कि क्या ये प्रदर्शन अगर जल्द जो है इसका समाधान नहीं निकला तो कहीं आग जो है शहर शहर तो नहीं पहुंचाने की तैयारी है, या शहर शहर तो नहीं छात्र इस तरीके से उग्र हो जाएंगे। ये पटना का आप कह सकते हैं कि एक उदाहरण हमारे सामने है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। समीर जी, दिल्ली आज पटना। नहीं, एक आपको जानकारी दे दूं कि वो हर्षवर्धन जी के पास भी जानकारी आई होगी कि परसों गुजरात के जितने भी बड़े शहर थे उन सारे शहरों में बहुत व्यापक प्रदर्शन हुआ है। तो ये मैं यही पूछ रहा था समीर जी से कि मतलब ये है क्रम में है ये। हाँ, निश्चित रूप से एनएसयूआई और बाकी जितने कम्युनिस्ट संगठन है वो सब इस लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी आह्वान पे तमाम शहरों में हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब सरकार ने जिस तरीके से बातचीत की सक्रियता दिखाई है, तमाम बातचीत शुरू हो गई है, छात्रों से बात की जा रही जितेंद्र सिंह जिस तरीके से, और एमओएस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह और दूसरे मंत्री जिस तरीके से राहुल गांधी से कल बात करने गए, आज पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की कि बात की जाए, सोनम वांगचुक से जाके नड्डा जी ने जिस तरीके से अस्पताल में मुलाकात की और बातचीत शुरू की है, तो मुझे लग रहा है कि सरकार अब चाहती है कि इस मामले का जल्दी पटाक्षेप हो और ये मामला बहुत ज़्यादा ना बढ़े। छात्रों का उग्र प्रदर्शन जिस तरीके से हुआ था, छात्रों ने जिस तरीके से हिंसा की, उसके बाद पुलिस ने भी जिस तरीके से मारपीट की, दोनों तरफ से जिस तरीके से हिंसा हुई है, सरकार को लग रहा है कि ये टकराव फिर स्थिति में ना बदले, फिर कोई अप्रिय स्थिति दिल्ली के अंदर ना हो और ये मामला लंबे ना चले। सरकार को भी रियलाइज हो रहा है कि भाई जो हमने पहले 20-22 दिन इनको आंदोलन करने दिया, उसके बाद अब ये मामला बड़ा बनते जा रहा है, मामला तूल पकड़ रहा है और ये हिंसा की ओर अग्रसर हो रहा है। और इसके जो दूसरे राजनीतिक दल है, जो विरोधी पक्ष है, वो इसका पूरा राजनीतिक लाभ लेकर, सोल्यूशन क्या है? मुझे लगता है अब संवाद ही सॉल्यूशन है। इस संवाद के बाद आपको उनको कुछ देना तो पड़ेगा ना। तो आपने 4 मांगे सरकार से रखी है, जिस तरीके से अभी राका ने बताया, आशुतोष राका ने बताया कि भाई 4 मांगे सरकार के पास है कि जो मरे उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। सरकार तय करेगी कितना मुआवजा देना है। जिन छात्रों के ऊपर मामले दर्ज हुए उनके ऊपर मामले दर्ज ना हो, सरकार ये तय करेगी किस पर दर्ज होना है, किन्होंने गंभीर अपराध किया होगा उस पर मामला तो दर्ज होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ये सरकार तय करेगी इस्तीफा है कि नहीं। क्या दे सकती है सरकार उनको आपके हिसाब से? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार विचार करेगी और हो सकता है कि कुछ मांगे सरकार मांग ले। सरकार ये कह सकती है कि भाई छात्रों में जो मामले दर्ज हुए वो हम मामले लेने को तैयार है। सरकार ये कह सकती है कि भाई आप 1 करोड़ रुपए मुआवजा मांग रहे हो, हम 1 करोड़ नहीं, हम 50 लाख मुआवजा दे सकते हैं। अरे 1 करोड़ के वो सरकार चाहे तो 2 करोड़ दे सकती है। लेकिन सरकार जितने में भी 50 लाख 1 करोड़ तैयार हो जाए उस पर ये दो मांगे ड्यूएबल है, बिल्कुल ड्यूरेबल है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ एक जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है उसको लेकर सरकार अभी मानने की स्थिति में नहीं है। सरकार उसको नहीं मानेगी। क्या छात्र आंदोलन बिना उनके मानेंगे? अब ये देखना होगा कि सरकार का रुख क्या होता है। एक बात मुझे बताइए, क्या वांगचुक जी इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए धर्मेंद्र, उनकी तस्वीर ले लीजिए, सोनम वांगचुक से मिलने जाना है, एक बड़ी डेवलपमेंट है और जो उनको कहा गया वहां से कि भैया आप इसको आप खत्म करिए। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं, सोनम वांगचुक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देखिए इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा वही है, वही भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्हीं के आह्वान पर इतने स्टूडेंट्स वहां पर इकट्ठे हुए थे। अभिजीत दिपके को इसके नेतृत्व नहीं कर रहे, उन्हें कोई बड़ा चेहरा चाहिए था। सोनम वांगचुक वो एक चेहरा था जिसके दम पर उन्होंने किया। और सोनम वांगचुक अगर सरकार का साथ देते हैं, सरकार का साथ देते हैं, मतलब उनको लगता है कि हाँ सरकार से बातचीत सार्थक हो रही है और अब आंदोलन की जरूरत नहीं। अगर वो छात्रों से कहते हैं कि अब आंदोलन को कॉल ऑफ कर लीजिए, मुझे लग रहा है ये आंदोलन कॉल ऑफ हो जाएगा। पूरी नजरें अब सोनम वांगचुक पे है कि वो क्या तय करते हैं। सोनम वांगचुक, मुझे लगता है नहीं, सोनम वांगचुक ही इसके सबसे बड़े चेहरा हैं आंदोलन के, और सरकार उनके साथ बात करेगी तभी वो बातचीत का कोई रास्ता निकल पाएगा। इनकी एक मांग ये है ना कि सोनम वांगचुक जंतर मंतर, उनको जंतर मंतर लाया जाए। वैसे तो अब वो सरकार की कस्टडी में है नहीं, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। छोटी मांग है, ये सब चलता रहता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये प्रदर्शन में ये सब चीजें चलती रहती है, इसको बहुत एडामेंट नहीं होता। एडामेंट क्या होंगे? मुआवजे वाली बात मुझे लगती है कि सरकार मान लेगी। जो FIR है उसमें कुछ 2-4 लोग ऐसे हों जिन पर बहुत कोई बड़ा मामला हो, उसको छोड़कर बाकी पर नहीं होगा। एक अपडेट दे दूं सर, 4 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो वो उसमें हो जाएगा।
और सरकार ये भी एश्योरेंस कर सकती है कि भाई इस्तीफा तो नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन जब आएगा वक्त तो उनको बदल दिया जाएगा, कोई नया शिक्षा मंत्री आपको मिल जाएगा। ये एश्योरेंस ऑन रिकॉर्ड ना हो, ऑफ रिकॉर्ड हो सकती है बातचीत में। जो आंदोलन चलते हैं और बातचीत चलती है वो बहुत लेयर्स में चलती है सर। कई बार हम लोगों को लगता है ये तो आज टूट गई, टूटती नहीं है, वो टूटने में से कुछ 2 कदम आगे चली गई होती है। ऐसे लोग दूसरी तरफ हैं जिसमें सोनम वांगचुक है ना, तो वो एक इसलिए मैं कह रहा हूँ सोनम वांगचुक के साथ सरकार बात करेगी तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से, ज्यादा और उनको टाल भी नहीं सकते जो लोग बैठे हुए हैं आंदोलन में, क्योंकि आंदोलन की बातचीत के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है कि आपका फेस क्रेडिबल है कि नहीं। सोनम वांगचुक ने कम से कम अभी तक अपनी क्रेडिबिलिटी कोई लूज नहीं की है, तो इसलिए ये सवाल नहीं हो सकता और इसलिए सरकार भी उनके साथ ही आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि वो बच्चों के साथ अभी उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या बात करेंगे नहीं करेंगे। बातचीत का, आंदोलन का भी एक बातचीत का तरीका होता है, उस बातचीत में आप कैसे निकल कर आते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सब बातें होती हैं। और सोनम वांगचुक उनको समझा सकते हैं कि भाई हाँ अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इस स्टेप के बाद हम आगे चलेंगे और उस पर कुछ और लड़ाई लड़ी जाएगी, पहले इस काम को किया जाए, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। सरकार उस पर बात कर सकती है कि किया जाएगा, और सदन में भी ये हो कि भाई इस पर एक दिन डिबेट कर लेते हैं। ठीक है, और डिबेट हो जाएगी तो देखिए अब 4 बजे राहुल गांधी क्या कहते हैं देखना होगा। अब राहुल गांधी ने अब जो कल किया वो देख लें सर, एक बार तस्वीरें दिखा दें। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार नियम, ठीक है नियम के अनुसार होता है, वो रटी रटाई लाइन है सर। नहीं, वो रटी रटाई लाइन है, लेकिन आप इमीडिएटली जिसे हम कहते हैं, क्यों नहीं आप चर्चा शुरू कर देते? कर देनी चाहिए, बिल्कुल कर देनी चाहिए। और दूसरी बात, क्यों लटका रहे हैं इस बात को? ने तो कहा कि हमने बातचीत के लिए तैयार है। अरे सर आप फोर्थ फ्लोर खोल दीजिए ना, कभी नियम शिथिल करने पड़ते हैं। थोड़ा सा बोल दीजिए राहुल जी, आप बोलिए क्या बोलना, बोलिए आप शुरू, हम बोलेंगे आप बोलिए। नहीं, नियम के तहत ही भाई आप स्पीकर बुला सकते हैं ना सर। हमेशा जैकेट कसे रहने की क्या जरूरत है? ये जैकेट कसने का मसला नहीं है भाई, इस पे तो आपको तय ही करना पड़ेगा ना किस नियम के तहत चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई वो एडजॉर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं। सर एक सेकंड, अगर एक बार सरकार उनके कहे नियम पे तहत कर लेगी तो क्या हो जाएगा? मैं क्या कह रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन वो उसको करना पड़ेगा ना उनको। हाँ ठीक है। अरे भाई वो कह रहे हैं कि सरकार स्वयं से कैसे करे? जो सरकार तो नहीं कर सकती, सरकार ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आप लोग स्पीकर को तय करना है, लोग अब भावावेश में चर्चा शुरू हो जाती है। और विजय जी भावावेश में आ गए, इसमें हमें बड़ा आश्चर्य, क्योंकि ये तो संसद की कार्रवाई सबसे चलिए अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए बिना चर्चा हुए चर्चा कैसे होगी? आप लोग कह रहे हैं शुरू कर दो। वो चर्चा वो तो हो, उसकी तो बात हो गई ना, सरकार के पास भी गए थे। मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो करना भी है तो उसके लिए दोनों पक्ष तैयार होंगे, और दोनों पक्ष मतलब सब तैयार होंगे, तो ये होगा कि चर्चा शुरू होती है, इतने घंटे दिए जाएंगे, इस तरह से चर्चा वो सब अलॉट होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि शुरू हो जाए। हम भी वही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इसमें इतनी देरी नहीं होनी चाहिए, इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है कोई। अगर अमित शाह बोलना शुरू कर देंगे इस मामले में। चलिए राहुल गांधी की तस्वीरें दिखाई देंगे। अब देखिए सर कल की बात कर लें, राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पुलिस के सामने छात्र थे, जंतर मंतर पर 33 दिनों से अनशन चल रहा था, राहुल गांधी वहां नहीं गए। कांग्रेस पार्टी को ये लगा, राहुल गांधी को ये लगा कि लेकिन अब तो इसमें आना पड़ेगा। परसों जो कुछ दिल्ली में हुआ था उसके बाद ये प्रेशर तो उनके ऊपर था कि ये तो भाई अब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, मुझे इसके साथ तो खड़े दिखना ही है, लेकिन ऐसे मैं दिखूं कि मैं अलग भी नजर आऊं, ये भी दिखूं कि भाई ये मेरा अलग मुद्दा है इसका। तो एक दिन पहले सीजेपी के प्रोटेस्ट पर कुछ बोलने से जो राहुल गांधी बच रहे थे, कल वो अचानक धरना देने के लिए प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंच गए, और कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देने के लिए सड़क पर बैठ गई। प्रियंका गांधी थी, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी थे, पंजाब से सांसद आए थे, डीके शिव कुमार कर्नाटका के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री चन्नी जी तो सबसे पहले आए, सबसे पहले उन्हीं को उठा के लेके गई। 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर अनशन की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस के जवानों ने फिर चारों तरफ घेरा बना लिया। तब तक राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता भारी तादाद में वहां आ गए थे। सरकार को जब यह खबर मिली तो फिर उन्होंने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी से मिलने के लिए भेजा, कहा कि आप भाई ये धरना खत्म कीजिए, अनशन नहीं धरना, और उनसे पूछा आपकी मांग क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि इस पर पार्लियामेंट में चर्चा कराई जाए, संसद में चर्चा हो। वो वापस गए पूछने के लिए होम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर ने कहा ठीक है चर्चा करा देंगे, आप उनको आश्वासन दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है साहब आपकी बात मान ली गई है। तो उन्होंने कहा ना अब हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो। तो उन्होंने कहा कि आप पहले तो एक मांग थी आपकी, उन्होंने कहा हमारी 2 मांग है, हमारी मर्जी, हमारी मांगे। तो
तो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ मत धरना दीजिए, आपको जहाँ जाना है वहाँ और चले जाइए, जंतर मंतर चले जाइए। जंतर मंतर की तो सुनवाई नहीं होती, वहाँ जाके क्या फ़ायदा, यहाँ प्रॉब्लम है, मतलब पीएम आवास में प्रॉब्लम है, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। फिर उन्होंने कहा कि होम सेक्रेटरी ने कहा सर ये सिक्योरिटी का मामला है, यहाँ ना करें। उन्होंने कहा ये भी मेरी मर्जी, मैं जहाँ प्रदर्शन करना चाहूँ। अब उसके बाद फिर पुलिस को समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद राहुल गांधी ने ओपन कॉल दी कि भाई सारे लोग जो हैं यहाँ पीएम हाउस के बाहर आ जाएं धरना देने के लिए, मेरे साथ शामिल हो जाएं। तो फिर सरकार के कान खड़े हुए कि भाई अगर ऐसा हो गया और लोग यहाँ पहुंच गए तो ये तो प्रधानमंत्री आवास का मामला है ना, तो यहाँ तो बहुत बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर पुलिस को निर्देश हुआ कि आप इसको समेटिए, आप ये मतलब धरना हटवाइए। और वो देखिए राहुल गांधी जी फिर जमीन पर लेट गए कि हम नहीं उठेंगे। उनकी तस्वीरें आई हैं, पुलिस वालों ने लिटरली उनको उठा करके बस में डाला है। धक्का मुक्की में उनको कुछ आंख पे नाक के नीचे खरोच वरोच भी आई, चोट भी आई। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन न्यूज सड़क पर लेटे हुए प्रधानमंत्री आवास के बाहर। अखिलेश यादव भी आ गए थे। अखिलेश यादव हमारी रिपोर्टर जस्ट वहीं खड़े थे, बिल्कुल वहीं। तो अखिलेश यादव, जब पुलिस ने अखिलेश यादव से कहा चलिए, वो चल पड़े और उन्होंने राहुल गांधी को देखेगा चलिए चलते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा नहीं आप जाइए। राहुल गांधी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए। अखिलेश यादव चुपचाप सपोर्ट करते हुए, कोऑपरेट करते हुए चले गए, राहुल गांधी नहीं गए। अब सवाल ये, क्या राहुल गांधी को इस जगह जाना चाहिए था पीएम हाउस पर? इस पर बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, देखिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। उनके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी जी रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनके परनाना नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती है उनको मालूम है। फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। वो सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, विपक्ष के नेता की भी होती है, बाकी मंत्रियों की होती है। आप इस तरह से करेंगे, जबरदस्ती बैठ जाएंगे। और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी। ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा? आप ही की उद्दंडता से चलेगा? राहुल गांधी, यू हैव बीन इर्रेस्पॉन्सिबल। आई कंडेम योर इंटायर कंडक्ट यस्टरडे। समीर जी बताइए, जाना चाहिए था राहुल गांधी को पीएम आवास? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत गलत निर्णय था राहुल गांधी का। प्रधानमंत्री आवास के बाद जाने की कांग्रेस के नेताओं को कोई जरूरत नहीं थी। जंतर मंतर पर धरना चल रहा था, आप जंतर मंतर चले जाते। आपको जंतर मंतर नहीं जाना था, आप कोई और सरकार से बात करते कि हमें जगह उपलब्ध कराइए। आपको प्रधानमंत्री कार्यालय के निवास के बाहर आपको अगर प्रदर्शन करना था तो आप सरकार से परमिशन मांगते कि भाई परमिशन चाहिए, हम प्रधानमंत्री के घर के बाहर करेंगे। आप अपने मन की इच्छा हुई, आप गए, भीड़ लेकर गए और वहां पर आप लोगों से आह्वान करते कि यहां पर आइए। आने वाले लोगों को तकलीफ, प्रधानमंत्री के घर के बाहर आप इस तरीके से पूरा भीड़ इकट्ठा करते हो। और जब पुलिस आपको समझाने आती है, आप समझने को तैयार नहीं है। जब जितेंद्र सिंह वहां पर आपको समझाने आते तब आप उसको समझाने को तैयार नहीं हो और आप कहते हो कि मेरी मर्जी। भैया, आपकी मर्जी से थोड़ी देश चलेगा। आपकी मर्जी से आप तय थोड़ी करो कि आपको कहां धरना प्रदर्शन देना है। आपको भूख हड़ताल में बैठना है, धरना प्रदर्शन देना है, कांग्रेस मुख्यालय में बैठ जाते। आपको लगता है पार्लियामेंट के बाहर बैठ जाते, आप किसी और जगह चले जाते। वो ऐसी जगह चाहते थे जहां पुलिस उनको जबरदस्ती उठाती, जो करना पड़ा पुलिस को। अटेंशन चाहते थे कि मीडिया पूरा हमारे ऊपर फोकस करे, मीडिया का फोकस रहे इस पूरे मामले को लेकर। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की रणनीति थी। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था, जन्मदिन के बहाने पूरे घर पर लोगों को बुलाया गया और बुना बताए वहां पर आप इस तरीके से पहुंच के आपने एक पूरा अराजक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की। भाई अगर माहौल बनाने का पूरी तैयारी थी कांग्रेस की। उन्होंने रिपोर्टर्स तक को हवा नहीं लगने दी कि हम वहां जा रहे हैं, लेकिन रिपोर्टर्स को बुलाया कि खड़गे जी के घर आइए, जरा जन्मदिन सेलिब्रेट करना। ये पूरी प्लानिंग था, घर पर बुलाकर इस तरीके से करने का स्ट्रेटेजी थी भाई कि हम जब आपको पुलिस कह रही कि आप जगह छोड़ दीजिए, आप गए, आपने सरकार को अगर जरा से भी हिंट हो जाता तो वो बैरिकेड हो जाते, वहां ही नहीं पाते। और सांकेतिक विरोध दिखाते ना। आप जिस तरीके से वहां पर विरोध कर रहे हो, पुलिस को परेशान कर रहे हो, आप वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर रहे हो, कोई भगदड़ मच जाती, कोई नेता घायल होता, कुछ कम ज्यादा हो जाता, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता? देखिए, ये पूरी राजनीतिक लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी को अब राजनीतिक तरीके से ही लड़ना पड़ेगा।
और जब सड़क की लड़ाई गुंडागर्दी में परिणत हो जाए तो इसका उत्तर यही होता है सठम साठ्यम समाचरेत। ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी ही है। प्रधानमंत्री के आवास जो हाई सिक्योरिटी जोन है वहां पर राहुल गांधी विपक्ष का नेता बैठ जाए धरना प्रदर्शन पे और वो जिंजी का आंदोलन खड़ा करने के लिए कहे कि देश के समूचे जितने कार्यकर्ता है यहां पर आकर के खड़ा हो जाओ। कल 1 लाख की भीड़ खड़ा हो जाती तब भी पूरी दुनिया में यही चीजें बनता। पूरी दुनिया से आज के दिन में पूछने वाले भी आ रहे हैं। कल ऐसे बाहर से विदेशों से कई हमारे पास फोन आए जो कह रहे थे क्या सुन रहे हैं कि यहाँ पर सोशल मीडिया पे चल रहा है पूरी दिल्ली की सड़कों को जाम कर दिया गया है। ये सब सारी चीजें ये सोशल पीएम आवास को घेरने की कोशिश करना गुंडागर्दी। इसका जवाब एक ही था। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता सोनिया गांधी के घर पर हमला करते, वहां पर जाकर के धरना प्रदर्शन करते, वहां करके बिजली पानी काट देते, राहुल गांधी के चारों ओर घर का घेराव कर देते, प्रियंका गांधी वाड्रा के घर का घेराव कर देते, बिजली पानी काट देते, देखते ये सारा प्रदर्शन बंद हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि बहुत सारे लोग तो यही टकराव चाहते हैं? नहीं तो ये इसके जब ये क्या है आपको लगता है कि किसी अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में राहुल गांधी जंतर मंतर जाएंगे। जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी? ये सवाल बार बार उनसे पूछा जा रहा है। तो अब थोड़ी देर में राहुल गांधी जंतर मंतर जाने वाले हैं, ये खबर हमको अब मिल गई है। कल भी वो जंतर मंतर नहीं गए, जा सकते थे वो, लेकिन अब वो जंतर मंतर जाने वाले हैं थोड़ी देर में। जी अब बोले त्रिपाठी जी, आप देखिए दोनों बातें आ गई सामने। एक तो ये कि जो आपने कहा कि रणनीतिक, तो छात्र जीवन में जैसे हम लोग भी छात्र आंदोलन में रहे हैं तो बड़ा अच्छा होता है कि अगर पुलिस टांग वांग ले किसी छात्र नेता को और बढ़िया चित्र आ जाए अगले दिन अखबारों में, तो फोटोग्राफर से भी संबंध थोड़ा अच्छा बनाया जाता है। जो छात्र नेता होते हैं ना, वो अखबार के फोटोग्राफर से बड़े अच्छे संबंध, तो टांगा हुआ, एक पैर इधर पकड़ा हुआ, एक पैर उधर पकड़ा हुआ है, एकदम मतलब उस मुद्रा में, तो एक तो ये अच्छा फोटो बनता है। दूसरा, जब इस तरह से आप जाएं कि एक जूता आपका कहीं गायब हो जाए और एक जूता पहने रह जाए, एक जूता पूरी तरह से बंधा हुआ है, दूसरा एकदम से गायब हो जाए, तो ये भी बड़ा अच्छा चित्र बनता है। इन चित्रों के साथ अगर कुछ और थोड़ा धक्का मुक्की की तस्वीर आ जाए तो आपको लगता है कि संघर्ष हो रहा है, नेता के तौर पर आप स्थापित होते हैं। 20-22 दिन की छुट्टी के बाद और कौन सा तरीका आपको लगता है कि राहुल जी लाइमलाइट में आ पाते? ये तो, और जो कोई कह रहा है कि मीडिया के सामने, मीडिया में तो अगर संसद परिषद कहीं भी होते तो कब नहीं होता था, लेकिन जो मूल बात है उनको इस तरह से दिखना था कि हम संघर्ष कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने संघर्ष किया? ना, कोई संघर्ष अभी तक नहीं किया है। आप कहेंगे कि छात्रों की गूंज कर रहे थे, तो भैया ये वाला छात्रों की गूंज वाला तो फिर विचित्र ही है। कोई भी पार्टी कर सकती है। वो तस्वीर दीजिए जो कंधों पे है पुलिस के। जैसे आप प्रेस वार्ता करते हैं वैसे ही आपने बढ़िया एक ऑडिटोरियम बुक किया, एक जगह बुक की, राहुल जी गए, बढ़िया बोल के उड़ के चले आए या रास्ते से चले गए। लेकिन ये तो संघर्ष है। हाँ, इसको स्क्रीन पर रखिएगा। यही मैं कही रहा हूं, यही स्क्रीन पे अच्छा हुआ, इसी के लिए तो मरे जा रहे थे, यही सारी रणनीति थी। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष कहीं भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दें, लेकिन जब उनको पता है कि प्रधानमंत्री आवास के सामने वो नहीं टिक पाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी जोन है, और या इतनी क्षमता, इतनी आवाज तेज होती राहुल गांधी की कि लाखों लोग वहां इकट्ठा हो जाते, सरकार कहती हम आपकी बात सुनेंगे, अभी लिख के दे रहे हैं, क्या ये क्षमता थी? नहीं हुई। 1000 लोग भी नहीं पहुंच पाए। कब? जब उनके मुख्यमंत्री, जब उनके सांसद, जब उनके बड़े बड़े नेता अखिलेश यादव सब वहां इकट्ठा थे। वो हो नहीं तो आप जरा दूसरा मैसेज भी देखिए। हो नहीं सकता था वो, इसलिए नहीं हो सकता था। सर एक सेकंड, वो अगर वो बता के करते तो कोई पहुंचने ही नहीं देता। नहीं, वो तो इसीलिए अपने सांसद वांसद इकट्ठा करके खड़गे जी के घर गए। खड़गे जी का घर पीएम हाउस के पिछले गेट के 50 मीटर की दूरी पे है। सौरभ यदि 1 घंटा होता तो 10,000 भीड़ जुट जाती। 4 घंटे, बिल्कुल 4 घंटे वहां थे, और वो अराजकता की कल कहानी कुर्सी की खत्म करने के बाद वो पहुंचे हैं, और उसके बाद शाम तक खत्म हो गया। 3 घंटे के करीब। 3 घंटे में अगर सचमुच कोई, और ये भी समझिए, कोई भी जंतर मंतर से वो गया नहीं। अगर जंतर मंतर पे, जैसे हम लोग कह रहे थे कि भीड़ उतनी थी या नहीं, लोग बता रहे हैं बहुत भीड़ थी। मैंने जिन रिपोर्टर से बात की तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोई 20,000 कह रहा है, कोई 40-50 हजार कह रहा है। अगर 40-50 हजार लोग दिल्ली में थे तो 10,000 लोग भी रुख नहीं कर पाए राहुल गांधी की तरफ। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे राहुल गांधी अब क्यों जंतर मंतर जा रहे हैं, और जंतर मंतर बटा, अब अभी तक तो बटा दिख रहा था, लेकिन अब क्या, अब एक्चुअली ऐसा कहना चाहिए कि जंतर मंतर किसी का और ये राहुल गांधी का जंतर मंतर था, ये कल पीएम आवास के बाहर वाला। सर अब ये मुझे बताइए, पहले तो ये जाना चाहिए था उनको या नहीं इस जगह? देखिए, प्रधानमंत्री के आवास पर नहीं जाते तो बेहतर रहता। प्रदर्शन कहीं भी करें, मतलब वैसे वहां भी करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ एक सिक्योरिटी जोन में पीएम रेजिडेंस पर नहीं करना चाहिए था। और वो कहीं भी कर सकते, वो पार्लियामेंट में थे, पार्लियामेंट में बैठ जाते सारे के सारे एमपीज को लेकर,
करने पर वहां पर अंदर ही बैठ जाते हैं, बाहर की जरूरत नहीं, कैंपस में कोई वहां पर तो कोई रोक नहीं सकता, वहां धरना दे सकते हैं, लेकिन वो उससे वो बात नहीं बनती जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है। लेकिन फिर एक सवाल है जो हम सब छोड़ रहे हैं कि भाई ये देश की जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो कहाँ है? राहुल गांधी जेड प्लस सिक्योरिटी वाले लोग हैं, उनका मूवमेंट के बारे में आपको पता नहीं। प्रधानमंत्री आवास जेड प्लस सिक्योरिटी वाली मतलब हाई सेंसिटिव जोन है, वहाँ पता नहीं ये हो क्या रहा है इस देश में। परसों सुबह देखा हमने कि वो सारे लोग वहाँ पहुँच गए पार्लियामेंट तक, पुलिस को पता नहीं है। इस इंटेलिजेंस फेल्योर पर कोई बात करेगा कि नहीं करेगा? राहुल गांधी को तो जो कहना कहिए, लेकिन मतलब राहुल गांधी का मूवमेंट भी नहीं पता इंटेलिजेंस को कि वो क्या करने वाले हैं, कैसे इंटेलिजेंस है। राहुल गांधी को हिरासत में लेने से पहले उनकी सिक्योरिटी को हिरासत में लिया गया। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी उनके सुरक्षा कर्मियों को पहले हिरासत में लिया। प्लान तो ऐसे ही बनाया जाता है ना, खरगे साहब के घर पर बनाया, तो ये इंटेलिजेंस वालों का ही तो काम है कि क्या प्लान बन रहा है, क्या हो रहा है, अपोजिशन क्या कर रहा है। जबकि देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर जी बता रहे थे, एडिटर, कि कल दिन भर रिपोर्टर्स के बीच ये चर्चा थी कि राहुल गांधी आज कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, तो इंटेलिजेंस वालों का ये काम है ना। और फिर प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के बाहर अगर कोई धरना देने बैठ जाए, 150 लोग इकट्ठा हो जाए, तो ये इंटेलिजेंस पर हम सवाल ही नहीं कर रहे। परसों हम देख रहे पार्लियामेंट के बाहर पूरा का पूरा अफरा तफरी हो रही है, वो लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसको यदि आप थोड़ा सा नोटिस करें, ये गुरिल्ला प्रदर्शन की तरीका है, गुरिल्ला वॉर है बिल्कुल। और इसको यदि कनेक्ट करें, सही टर्म दिया आपने, गुरिल्ला स्ट्रेटेजी के जैसे ही था। हाँ तो वो वैसे उन्होंने किया, लेकिन ये इंटेलिजेंस वालों को भी देखना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब कितनी बार कमिश्नर बदलेंगे? अरे बीजेपी के लोग कह रहे हैं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास जाने के लिए। नहीं, इसमें देशद्रोह क्या है? ठीक है, देशद्रोह क्या है? बयानबाजी तक ठीक है, अब ये दूसरे तरफ का दूसरे तरफ का अतिरेक है। आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे या इस तरह की बयानबाजी? पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए ना। और अभी तो ऐसा भी हुआ कि वो 3:30 बजे वो पहुंचे वहां पर प्रधानमंत्री आवास पर, और एक एमपी साहब के बच्चे को 11 बजे लेट हो गया प्रदर्शन वहां पर स्कूल एग्जाम देने से। इतना अजीब खेल हो रहा है इस देश में, मुझे समझ नहीं आता। हुआ था जी, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बर्खास्त हुई तो ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री का आवास घेरा जाएगा। तब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, उनके घर बैठक हुई, आडवाणी जी सब लोग थे, वो कहा कि प्रधानमंत्री का घर का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री को घर से निकलने नहीं देंगे। इस मामले को लेकर सारे लोग मुरली मनोहर जोशी के घर पे इकट्ठे हो गए। अटल जी के पास बात पहुंची, अटल जी ने कहा कि काम नहीं करना है, प्रधानमंत्री घर का घेराव नहीं होगा, जो भी होगा संसद के अंदर होगा। संसद 4 सरकारें गिरी थी, 3, और अटल जी ने ब्रेक का विरोध किया। प्रदर्शन का था, 4 राज्यों की सरकारें गिरी थी, लेकिन सर ब्रेक लेना ही पड़ेगा, मुझे मजबूरी है। एक लाइन बोल, वो देखिए ये बड़ी बात है, अपरिहार्य स्थिति थी, गए थे तो बाहर भी आना पड़ा था, वो अलग बात है। अटल जी उस प्रदर्शन में हम लोग शामिल थे, मैं शामिल। पीएम हाउस गए थे लोग? नहीं, पीएम हाउस नहीं गए थे। चले नहीं गए। लगातार बात चल रही है कि इस छात्रों के आंदोलन से सरकार कैसे निपटेगी। पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें खुलकर के शामिल हो गई हैं, और आज पार्लियामेंट में भी आपने देखा कि सरकार की और कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव उनके पीछे भी कुछ तू मैं हुई। सरकार ने काम चर्चा के लिए तैयार है। एक बड़ी खबर आपको लेकिन इस बीच में बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब मतभेद सामने आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सपा का रुख नरम है। खबर यह मिली है कि अखिलेश यादव स्पीकर ओम बिरला से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि हम संसद में नीट पर चर्चा चाहते हैं, आप चर्चा करा दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हम अड़े हुए नहीं, हम एडमेंट नहीं हैं, और कांग्रेस पार्टी हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। तो ये एक बड़े इशू पर डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहा है दोनों के रुख में। हालांकि कल तक तो आपने देखा था कि अखिलेश यादव पूरी तरह साथ थे, वो राहुल गांधी के प्रदर्शन में पीएम हाउस के बाहर भी गए थे, उनको भी धक्के लगे थे, उनको भी डिटेन किया गया था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सपा, अच्छा आज पार्लियामेंट में भी शुरुआत में गौर कीजिएगा, वो बयान मैंने 1 बजे आपको सुनाया था, इधर से किसी वेणुगोपाल को बोलने का मौका मिला, उन्होंने कहा हम चर्चा चाहते। उधर से रिजू जी खड़े हुए, उन्होंने कहा हम भी चर्चा करा देंगे, हमको नियम बताइए किस हम नियम तय करेंगे उसमें कराएंगे। इसके बाद स्पीकर साहब ने कंक्लूड करने लगे, तो अखिलेश जी बड़े गुस्से में खड़े हुए, बोले आपने इनसे बुलवा दिया, इनसे बुलवा दिया, हम ये केवल एक पार्टी का मामला नहीं है, ये सारे देश का मामला है, हमें भी बोलने का मौका चाहिए, आपने हमें बोलने का मौका क्यों नहीं दिया? क्या कोई समझौता करा दिया आपने दोनों के बीच में? स्पीकर से कहा ये अखिलेश यादव ने, क्या कांग्रेस और भाजपा के बीच में कोई समझौता हो गया कि ये दोनों आपस में बात कर लेंगे और मैटर सॉल्व हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा, वो नाराज हो गए। और उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि वो स्पीकर से भी मिले हैं और किरण रिजिजू हाउस में बोल रहे हैं अभी। लेकिन चर्चा कैसे हो इसका एक निर्णय चेयरमैनशिप का अध्यक्षता में सबसे मिलकर के बात करके हम तय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चर्चा नहीं कराने के लिए
व्यवधान डालने के लिए बहाना बनाते हैं और वो कंडीशन लगाते हैं। ये तो ठीक बात नहीं है। हमारा सरकार हमारे युवाओं का भविष्य के लिए, हमारे छात्रों का भविष्य के लिए नीट एग्जाम और संबंधित मामले को लेकर के पूर्ण रूप से चर्चा के लिए तैयार है। और सरकार ने जो जो कदम उठाया है, एक एक करके ये कदम भी देश के लोगों के सामने में जानकारी रखना, ये हमारा दायित्व है और इस सदन का भी दायित्व है। इसलिए मैं चाहता हूं, जो आप चर्चा मांग रहे हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, फिर आप नाराबाजी लगा करके क्यों यहाँ पे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हाउस को। अभी कई मेंबर से मैंने बात की है, सब लोग चाहते हैं कि चर्चा होना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, आप चर्चा को मांग करते हैं और फिर नारेबाजी लगा करके आप पूरा सदन को डिस्टर्ब करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं फिर आगे कहना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से कि जैसे अपोजिशन पार्टी ने मांग किया है, जैसे सरकार चाहते हैं, हम मिल करके समय तय करें, नियम हम जैसे चेयर से रूलिंग देंगे मानने के तैयार है और कितना लंबा चर्चा करना है जैसे चेयर से तय करेंगे। हम 100% सरकार तैयार है चर्चा के। माननीय लीडर ऑफ द हाउस, माननीय उपसभापति जी, ये जो इंडी अलायंस गठबंधन है, इसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अभी अभी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है। और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है। ये इनका रवैया है। माननीय एलओपी, प्लीज अपने सीट्स वापस। मैंने बोला, मैं माननीय एलओपी, आप लोग अपनी सीट्स वापस जाए। पहले प्लीज टेक योर सीट। माननीय एलओपी, You want to lose? First, माननीय एलओपी सर, देखो अपने विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम शिक्षा चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर? डेमोक्रेसी है। बच्चों को बचे हुए मार रहे, राजनीति में फंसे हुए, इसीलिए हम नहीं चाहते, हम तैयार हैं, हम भागते नहीं। अरे आपके जैसे खबरों नहीं है, मैं तो सुना देता भागने वाले हम उसके बारे में हिस्सा लेंगे। उसी Honorable members, may I recall that I had imparted a comprehensive ruling on Rule 267 with suitable illustrations of past precedents on the 4th December 2025. It is also available in the MMD device of the benefit of members. In my ruling of 4th December 2025,
I had drawn the attention of the House that the present form of the Rule 267 results from an amendment adopted by this House in the year 2000. The Rules Committee in the year 2000 was presided over by then Honorable Chairman Rajya Sabha, Sri Krishikant ji, and consisted of eminent members like Dr. Manmohan Singh ji, Sri Pranav Mukherjee ji, Sri Arun Shourie ji, M. Venkaiah Naidu ji, Swaraj Kaushal ji, Fali S. Nariman, etc. The committee observed that the rule was being used to seek discussions on matters not listed or not yet admitted. The committee therefore recommended restricting Rule 267 strictly to subjects related to the list of business and added a proviso preventing its use where a rule already contains a suspension mechanism. The House approved these recommendations on 15 May 2000. Members may also kindly note that between 1988 and 2000, discussions under Rule 267 were held only 3 times. And on just 2 of these occasions, the rule was invoked strictly as prescribed. Further, from 2000, amendments to the present no discussion have taken place under Rule 267. However, on 8 occasions, discussion were held only after consensus in the House. Honorable members can see that in almost 4 decades, this device of Rule 267 has been invoked in the House on rarest of rare occasions. In view thereof, I reiterate that valid notice under Rule 267 must specify the rule to be suspended, relate to an item in the day's list of business, provide the grounds for invoking Rule 267, not seeking suspension of business where a rule already allows suspension. Contains a motion drawn in proper form. हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदस्यों की तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए सभा के सेवा में निलंबित किया जाता है, वे तत्काल सभा के परिसर से बाहर चले जाएं। सभा की कार्यवाही कल गुरुवार दिनांक 23 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। हाँ बोले, आपकी बात हेलो माननीय त्रिची सर। यस Mr. Deputy Chairman, sir. We take your word. What you made in the observations. Kindly, please. You said rarest of the rare occasion. What is going on is the rarest of the rare occasion. Already on the chairman. Please, sir, please. The House is adjourned up to 3 p.m. No. Thank you. तो लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा, और लोकसभा में जाते जाते जो पीठासीन थे उन्होंने कहा कि उनको निलंबित किया जाता है सदन के पूरे बचे हुए सत्र के लिए। किसके लिए कह रहे थे ये भी हम सुनते हैं पूरा। तो किसी को तो सस्पेंड किया गया लोकसभा से, और राज्यसभा में चर्चा के नियम बता रहे थे उपसभापति, और उन्होंने बताया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में इस रूल के तहत चर्चा होती है, इसलिए हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि चर्चा की मांग। लेकिन एक अंतर दिखाई दिया आपको, कांग्रेस पार्टी कह रही है चर्चा बाद में, पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और समाजवादी पार्टी कह रही है चर्चा कराइए आप, इस्तीफे पर हम अड़े हुए नहीं हैं, चर्चा ज्यादा जरूरी है। तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक मतभेद दिखाई दे रहा है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के। जय त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इस्तीफा आपको मांगना है मांगिए, लेकिन सेशन चल रहा है। पहली बात तो सदन के बीच में जाके प्रधानमंत्री आवास पर धरना देना ही विचित्र था। जब आपके पास सदन है, धरना भी वहां दे सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप सामान्य ऐसे नहीं है, आपको ये व्यवहार ठीक करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको त्यागपत्र मांगना भी है तो आप मांगिए ना। त्यागपत्र एक मांग है, सदन की कार्रवाई एक जरूरत है। एक जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण अवसर होते हैं जितने सत्र चलते हैं। बेहतर है कि चर्चा हो, चर्चा के दौरान आपको संतुष्टि नहीं हो, और संतुष्ट हो भी गए तो मत कहिए कि हम संतुष्ट हुए हैं, आप मांगते रहिए। लेकिन मुझे लगता है यहां अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले रहे हैं, जो लोकतंत्र में, संविधान में संवाद सबसे पहली शर्त होता है, उसको ले रहा है, और चर्चा होनी ही चाहिए। बिना कांग्रेस की चर्चा हो जाएगी? नहीं, अगर चर्चा तय हो जाएगी, नहीं कांग्रेस को रहना, वॉकआउट कर जाए। पिछली बार तो कितने बार हुआ है कि पीएम बोलते रहते हैं, कांग्रेस सदस्य निकल जाते हैं। मणिपुर कोई नियम थोड़ी ना, मणिपुर के इशू पर ये कहीं नियम थोड़ी ना है कि वो नहीं रहेंगे तो चर्चा नहीं होगी।
आप चर्चा कीजिए, उसको लाइव टेलीकास्ट करते ही देश देखेगा चर्चा में क्या हो रहा है। वॉकआउट करेंगे तो ना, वॉकआउट नहीं करेंगे सदन में वेल में आ जाएंगे, के लिए कराने की बात नहीं है ना, वेल में हल्ला करेंगे ना, वो वेल में आ जाएंगे तो बाहर किया जाएगा। मैं कह रहा हूं वेल में आ जाए तो सरकारें पहले ही दिन कर सकती थी। चर्चा का मकसद ये था कि सारे लोग बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं करना चाह रहे हैं तो ये, और मैं तो कहता हूं सरकार को बताना चाहिए कि सब सहमत है, कांग्रेस नहीं सहमत है। ये इस मुद्दे पर मैं बहुत स्पष्ट हूं कि सदन तो शुरू होते ही चर्चा होनी चाहिए। नड्डा जी ने कहा ना कि सारी सदन की मर्यादा तार तार कर रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग। नहीं, ये सदन में क्या हो रहा है, सचमुच नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आप संवेदनशील हैं, छात्रों का मुद्दा है, छात्र पिटे हैं, पुलिस वाले पिटे हैं, मीडिया पिटा है। कल्याण बनर्जी को निलंबित किया गया है। कल्याण बनर्जी लोकसभा में ही ना, लोकसभा में। हाँ, तो कल्याण बनर्जी निलंबित हुए क्योंकि वो जो वहां पर बैठे हुए थे आसन पर, उन्होंने बोला कि उनको निलंबित, एक लाइन बोल दूं, उनको निलंबित नहीं करना चाहिए था। संसद में बाकायदा एक डॉक्टरों की टीम होती है, उनको किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए। वो हाइपर हो जाते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या किया, ऐसा वो भी ढूंढवाते हैं क्या किया इन्होंने। वो तस्वीर भी ठीक है जो कम बात कर रहे थे ना भी, अखिलेश जी कल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे राहुल जी के साथ, ठीक है, धक्के खाए उनके लिए, छत्रसाल स्टेडियम गए, उनको पुलिस ने छोड़ दिया था, पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद उनको छोड़ दिया, वो अपनी बस भर के समर्थकों के साथ छत्रसाल स्टेडियम पहुंच गए जहां राहुल गांधी थे कि हमारी भी गिरफ्तारी लो, ये गिरफ्तार है तो हमको भी गिरफ्तार करो। और वो आज जो है वो 12 घंटों के अंदर जो है इतना अंतर दोनों के रुख में जो देखने को मिल रहा है। जी सर, कैसे? सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन मैं इसको बहुत टूट की तरह से नहीं देख रहा। वो जब मौका आएगा तो फिर सब एक, क्योंकि अभी सारे विपक्ष को लग रहा है कि ये सरकार पे दबाव बनाने के लिए एक बड़ा मुद्दा है, तो बहुत मुझे संभावना नहीं लग रही कि कोई विपक्ष में टूट दिखाई देगी। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से, हो सकता है अखिलेश जी कहें कि भाई हाउस में चर्चा शुरू हो, वैसे कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में है ना, सब लोग चाहते हैं बातचीत शुरू हो और फिर उसमें धर्मेंद्र जी का इस्तीफा मांगे, किसी का भी इस्तीफा वहां पर मांगे ना हाउस में। हर चर्चा के बाद आखिरी लाइन अब कह दी कि हमें इस्तीफा चाहिए, तो वो चल सकता है और अखिलेश जी भी वही करेंगे कि चर्चा में मान जाना चाहिए कांग्रेस को। पार्लियामेंट्री सिस्टम में यही होता है कि चर्चा से बेहतर क्या बात हो सकती है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि, और वो विपक्ष के नेता हर्ष जी ठीक कहा कि विपक्ष के नेता जब आप ले लेते ना राहुल गांधी, आप पीएम हाउस के बाहर धरने पे बैठ गए, उठा लिए गए, गिरफ्तार हो गए, फिर रिहाई हो रही है, सर हार्ड लाइन नहीं होती है, अलग अलग दिन जो भी है ठीक है, कर लिया कल कर लिया, मान लिया है कि भाई अब इससे हम पीछे कैसे उठ जाएं। हम तो इस्तीफे की मांग पर तो प्रधानमंत्री घर का घेराव करने गए थे, अब हम सदन में पहले चर्चा कैसे करा लें। उनसे नहीं ये किया जा रहा है, कांग्रेस से नहीं किया जा रहा है। एनीवे, अब मैं आपको जरा जंतर मंतर की तस्वीर भी दिखा देता हूं। जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल जी अब पूरी तरीके से खुलकर और पूरी टीम के साथ जंतर मंतर के पर आंदोलनकारी छात्रों के साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ वो खड़े हुए हैं। एक ये तस्वीर आ जाए, उद्धव ठाकरे आज पहुंचे हुए थे, उद्धव ठाकरे ने वहां मंच पर छात्रों से भी मुलाकात की थी और राहुल गांधी भी आज जंतर मंतर जा सकते हैं। हालांकि कल राहुल गांधी जो है पीएम आवास जाना उन्होंने बेहतर समझा था, अरविंद केजरीवाल लेकिन वो अखिलेश यादव की तरह यहां नहीं आए, आना भी नहीं था उनको, क्योंकि वो तो इंडिया अलायंस का हिस्सा भी नहीं है, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने तो ये कहा था कि छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने घर के बाहर बैठा लिया। वो आतिशी जी ने भी ये कहा कि भाई ये सोचिए कि ये बच्चे जब संसद जाना चाहते थे तो ये तो आधा रास्ता भी नहीं पहुंच पाए, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के पास पहुंच जाते हैं, पुलिस उनको रोकती नहीं है, तो ये इससे क्या पता चलता है। अब उद्धव ठाकरे का जाना वहां पर, शरद पवार जी गए थे वैसे तो, उद्धव ठाकरे का जाने में कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, वो तो मुंबई से, वहां से भी उन्होंने, वहां भी प्रदर्शन वगैरह हुआ है मुंबई में भी। लेकिन उनसे एक सवाल हुआ कि क्या आप राहुल गांधी से भी मिलेंगे, ये सवाल था उनका। तो सुनिए, उन्होंने कहा उनका मेरा मकसद बस छात्रों का है, छात्रों से मिलना मेरा मकसद है। राहुल गांधी से मिलने के सवाल पर देखिए क्या बोले उद्धव ठाकरे। कांग्रेस के आंदोलन को आपका सपोर्ट है क्या? क्योंकि ऐसे कह रहे राहुल गांधी ने कल, हम मुद्दे का सपोर्ट करते हैं। मुद्दा है कि परीक्षाओं का लीक बंद होना चाहिए, परीक्षा लीक होनी बंद होनी चाहिए। अब सब लोग समर्थन करें, जो जंतर मंतर को समर्थन कर रहे हैं वो जंतर मंतर को करें, जो नहीं कर रहे हैं अपना कर रहे हैं अपना करें, सब लोग करें। कल मैं सबको मिलने के लिए आया था और संजोग की बात है या पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन कल ही राहुल जी ने भी आंदोलन किया। अगर हम देखें तो जिस बेरहमी के साथ सरकार इनके साथ पेश आ रही है या सुलूक कर रही है, ये कोई प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है। ये तो अब बहुत सारे लोग कहने लगे कि इनसे तो अंग्रेज अच्छे थे।
आपका कार्यक्रम क्या होगा? आप दिल्ली में है, राहुल गांधी से भी मिलेंगे, कांग्रेस? अभी तो आना मिलना वो तो बात अलग है। मैं आया था अभिजीत और सारे बच्चों को मिलने के लिए, वो तो मैं कल मिला हूँ। अब देखेंगे आगे कैसे करना है। आपके माध्यम से अभी मैं पूरे देश के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसे समझ लो। क्या समझे सर आप? समीर जी राहुल जी से मिलेंगे? समय मांगा है राहुल गांधी से मिलने का। कल है उद्धव ठाकरे ने मैसेज भेजा है, अरविंद सावंत ने मैसेज किया है मिलने का। अब राहुल गांधी का दरअसल पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, पूरे समय रात तक राहुल गांधी इस प्रदर्शन में रहे। अब आज क्या राहुल गांधी से उनके उद्धव ठाकरे से मुलाकात होती है? आज उद्धव ठाकरे है कि भी नहीं दिल्ली के अंदर, ये भी एक बात है। कब जाने का प्लान है तो कोशिश करेगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने भगवा अपना रास्ता अख्तियार कर रहा है, श्री राम रक्षा स्तोत्र का उन्होंने शुरू कर दिया है, राम मंदिर वो होकर चले आए, अब वो वापस भगवा पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। और वो जितना भगवा की तरफ बढ़ेंगे राहुल गांधी उतना उनसे दूर होते चले जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर भी उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की राजनीति अलग अलग रास्तों पर कह रहे हैं कि मिलना चाहते हैं वो राहुल गांधी। हाँ, कल मैसेज भेजा है उन्होंने। तो एक वो तस्वीर निकाल लीजिए छत्रसाल स्टेडियम में राहुल गांधी ने जो वीडियो बनाया था वो इंटरेस्टिंग है। उनके एक पैर में जूता है, एक में नहीं है। मतलब ये तस्वीरें भी बड़ी दिलचस्प कहानी कह जाती है ना सर। एक रामगोपाल यादव जी का एक छोटा सा बयान है, उनसे भी यही बात हुई राहुल गांधी जी को लेकर के, उद्धव जी को लेकर के, क्योंकि डिंपल यादव वो भी बार बार जा रही हैं, दो एक बार तो वो जा चुकी हैं। अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कांग्रेस विरोधी लाइन जो है, इस पर जब रामगोपाल यादव जी से पूछा गया कि आम आदमी पार्टी वाले ये ऐसा कह रहे हैं राहुल जी के बारे में, सुनिए। संजय सिंह कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल जी को परमिशन इसलिए मिली क्योंकि छात्रों की आवाज को दबाना चाहते हैं। परमिशन किसने ली थी? परमिशन ली थी किसी ने या परमिशन मिली थी? आंदोलन में कोई परमिशन नहीं ली जाती है। परमिशन ली, ये गलत है स्टेटमेंट। लड़ाई सर संयुक्त है तो आम आदमी पार्टी अलग लाइन क्यों खींचना चाहती है इस पे? पता नहीं, केजरीवाल जी से पूछो। बड़ा डिसमिस कर दिया उन्होंने। केजरीवाल जी से पूछो, नाराज लगे कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग इतने बड़े मुद्दे पर आप अलग। यूपी का चुनाव है ना। नहीं, यूपी के साथ साथ ज्यादा पंजाब का चुनाव है। पंजाब के चुनाव के कारण कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों एक पेज पर। समाजवादी पार्टी क्यों केजरीवाल जी से खिन्न है? यूपी के लिए देखिए, समाजवादी पार्टी इसलिए खिन्न है क्योंकि समाजवादी, देखिए ये तो बहुत अच्छी तस्वीर है ना। हम लोग भी आंदोलन में थे तो केला बेचते हुए तस्वीर आ गई थी तो बड़ी खुश हुए थे हम, कह रहे देखो केला बेचते, सुबह सुबह सारे दोस्तों को दिखा रहे थे। आज आ जाए तो ऐसे में तो पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन उस समय केला बेचते हुए, शू पॉलिश करते हुए फोटो आ गया था। राहुल जी दूसरे पैर का जूता भी निकाल देते, एक हो गया था तो। नहीं तो वो तो रजिस्टर नहीं होता, वो जेनजी नहीं लगते फिर। अभी वो जेनजी लग रहे हैं, एक पैर में जूता, बेखबर, बाल बिखरा हुआ, मैंने ठीक से क्यूरेटेड ना हो। तो ये तो लगता है ना कि जैसे एक पूरा एकदम बेचारा नवयुवक जो है वो 18 साल 22 साल का है, बेफिक्र पूरी दुनिया से। तो वही राहुल गांधी का ये अच्छा फोटो अच्छा वो बात करिए। वो विजय जी ने कहा कि भाई ऑपोजिशन में कोई दरार जैसी नहीं दिखाई देती उनको। मैंने आपको कई स्टेटमेंट सुनाए थे, उद्धव ठाकरे का, अरविंद केजरीवाल का, समाजवादी पार्टी वाली खबर नहीं। देखिए, सारे अपोजिशन पार्टी में इस बात की प्रतियोगिता है कि अब इसका नेतृत्व कौन करे। शुरू में इनको नहीं लगता था कि ये आंदोलन कुछ आगे जाने वाला है। अब इनको इस आंदोलन में अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। देखिए, कल और आज दोनों जगह पूरे देश में प्रदर्शन हुए हैं। करीब करीब हर प्रांत में, केरला के अंदर हम देख रहे थे वीडियो जो है वो, केरला की पुलिस तो कांग्रेस की सरकार है वहाँ, जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उस पर जो है वो आंसू गोले और जो है वो वाटर कैनन का प्रयोग कर रही थी वहाँ पर लगातार। तो वहाँ भी पुलिस जो है वो छात्रों से उनकी भिड़ंत हो रही थी। गुजरात में भी प्रदर्शन हुआ है, आज बिहार के अंदर प्रदर्शन हुआ है, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुआ है। तो अब जो है उनको लगता है कि इस मुद्दे को आगे खींचा जा सकता है, सरकार के खिलाफ एक आंदोलन। अखिलेश यादव भी इस मुद्दे का नेतृत्व यूं ही राहुल गांधी के हाथ में नहीं देना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। क्यों देना चाहेंगे? ठीक है। एक और बड़े केंद्रीय मंत्री ने इस छात्र आंदोलन पर अपनी बात रखी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और उन्होंने कहा है कि छात्रों की हर एक बात को सुनना हमारी जिम्मेदारी है। बड़ी बात सरकार कह रही है। उन्होंने कहा विपक्ष बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहा है, और रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि समाधान सड़क पर नहीं होते। सुनिए राजनाथ सिंह। कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए
एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करे। तो नड्डा जी पहले छात्रों से मिले, वो वांगचुक जी से मिले और अब आप रक्षा मंत्री की बात आप सुन रहे हैं। ये पटना की तस्वीर आ रही है अभी की, ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच कार्यकर्ताओं के बीच का टकराव वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए झंडे डंडे सब हैं हाथों में। तो अब राजनाथ जी की बात को आप सुने, वो क्या कह रहे थे, उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया जाहिर है, लेकिन वो कांग्रेस के लिए और आम आदमी पार्टी, सपा, उन ऐसे दलों के लिए वो कह रहे थे कि ये इसके पीछे हैं। कह रहे छात्र बहकावे में नहीं आए, ये मैन्युफैक्चर्ड आक्रोश है, बनाने की कोशिश की जा रही है ऐसा आक्रोश। और उनकी बातों का मतलब है कि कोई आम नौजवान के मन में ऐसा कोई आक्रोश नहीं उभल रहा है, लेकिन ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, उनका कहना था। और उन्होंने ये भी कहा कि हम हर बात सुनने के लिए तैयार हैं और हर बात सुनना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार बच्चों की, छात्रों की हर समस्या का निदान सरकार करने के लिए तैयार है। सर, देखिए राजनाथ जी की जो भूमिका और छवि है इस सरकार में, वो एक सीनियर लीडर के तौर पर तो है, कैबिनेट में भी वैसे भी वो दूसरे नंबर पर हैं। जैसे जेपी नड्डा साहब बच्चों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ, सोनम वांगचुक के साथ बात कर रहे हैं, मुझे लगता है राजनाथ जी का इस्तेमाल यदि पॉलिटिकल उसमें किया जाए, समझ के लिए लोगों को इस तस्वीर में ना आपकी बात दब जा रही है। एक मिनट जरा तस्वीर ही दिखा लूं फिर मैं। जी, ये बड़ी तस्वीर है। ऐसा जो है ये लाठी युद्ध चल रहा है। सही है, लाठी युद्ध। ये बिल्कुल देखिए दोनों तरफ से लाठियां बताइए ये कहाँ है, जरा तस्वीर जरा पटना की है, बताया जाए एक बार जरा। पटना है या लखनऊ, एक बार जरा बताया जाए। पटना ही है। देखिए इधर वालों के हाथ में कांग्रेस का झंडा, उधर वालों के हाथ में जो है वो बीजेपी का झंडा। अब ये बताइए कहाँ की तस्वीर है। ये तो पटना में प्रदर्शन था आज, उसकी तस्वीर है। वही ले लीजिए तस्वीर जरा, पटना वाली तस्वीर। हाँ ये देखिए, ये मतलब जैसे दोनों तरफ के लोग युद्ध के लिए तैयार होके आए हों। लठमार, बिल्कुल लठमार लड़ाई प्रयागराज की है। मुझे इसमें कांग्रेसी नेता प्रयागराज के दिख रहे हैं। ये प्रयागराज होगा या लखनऊ होगा, ये पटना नहीं है जो इसके पहले अभी जो लाठी तो वो अलग होगा से चला, ये मतलब दूसरा है। ये मैंने ऐसा है आप बताया तो मुझे पटना ही जाना है। एनीवे, लाठी का दोनों जगह है। नहीं, अब ये ऐसे आमने सामने आ जाना, ऐसे तो नहीं होता कि यहाँ से भी 50 लोग जा रहे थे और वहां से भी 50 लोग जा रहे थे और एक गली के मोड़ पे मिल गए। नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि ये तो एक तय होता है। पटना, हैदराबाद, लखनऊ, सब जगह टकराव जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है। जी, क्या करें, जितना ये टकराव होगा उतना छात्र आंदोलन और जमीन पर उतरेगा। तो मेरे समझ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसको बहुत सॉफ्टली हैंडल करने की आवश्यकता है।
ये क्या है ना, अभी मुझे पूरा खबर नहीं मालूम भी, लेकिन ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने के जवाब में आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया होगा। ये हो सकता है। कांग्रेस लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं, मुख्यालयों पर सब जगह कांग्रेस का ये वही बात। मैंने कल का बीजेपी के कार्यकर्ता इसलिए सड़कों पे आए हैं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के घर पर जाकर धरना क्यों दिया। मैंने जो कहा था उसमें एक हमला शब्द का प्रयोग किया है, उसको मैं वापस विड्रॉ कर लीजिए सर, मैं वापस ले रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने का अर्थ यही था कि कांग्रेस के नेताओं का घेराव जब भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग करेंगे, मेरा मकसद उससे था, तो ये टिट फॉर टैट वाली स्थिति होगी और फिर संघर्ष और बढ़ेगा। गलत है। ठीक है कि नहीं? बीजेपी को बिल्कुल शांत बैठना चाहिए। संघर्ष बढ़ेगा और सरकार के लिए मुश्किल होती है। देखिए, संघर्ष बढ़ भी सकता है और संघर्ष खत्म भी हो सकता है। दोनों संभावनाओं से इनकार सारी दुनिया एक तरफ, धर्मेंद्र प्रधान एक तरफ, सब हो जाएगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान का कल ट्विटर पे पोस्ट आया था, वो देखा था? मैं तो मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस समय इस्तीफा बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। बताइए, वैसे आप पहले ये बताइए त्रिपाठी जी, बीजेपी को ऐसे सड़कों पे आना चाहिए? नहीं, कतई नहीं आना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। आपका विरोध प्रदर्शन अगर हो भी रहा है तो आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि कई बार रणनीतिक तौर पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप सरकार में, मूल बात क्या है। अगर इस लड़ाई में मान लीजिए किसी एक दो छात्र जो मासूमियत से, निर्दोष भाव से इस मुद्दे के साथ आया हुआ, उसको चोट लग जाए। ये छात्र नहीं है सर आप सामने छात्र नहीं सर, दो चीजें हैं। एक तो ये कि ये छात्र नहीं, ये कांग्रेस के वर्कर हैं, लेकिन कांग्रेस के वर्कर्स के बीच में कोई छात्र भी आए, उसको लगे कि नहीं मुद्दा है हमारा, वो मुद्दे के साथ जाता है ना। जब आप सत्ता में है तो सत्ताधारी पार्टी को व्यवहार करने का तरीका अलग होगा, विपक्ष को तो हर वक्त लड़ाई लड़नी है। और जब आपने अभी बातचीत का चैनल खोला है सरकार ने, तब ये नड्डा जी, दो केंद्रीय मंत्री सामने आ गए, राजनाथ जी का भी स्टेटमेंट आ गया, नड्डा जी अस्पताल जाके मुलाकात कर रहे हैं, जितेंद्र सिंह साथ में जाके, तो जब सरकार अभी एक किस्म से अप्रोच कर रही है, पार्लियामेंट में गतिरोध खत्म करने का प्रयास कर रही है, सड़क पर आप गतिरोध को बढ़ा रहे हो। मगर ये कई बार क्या होता है, जैसे बॉर्डर पर मान लीजिए दो देशों की लड़ाई चल रही है और सीज फायर हो भी जाए ना, तो बॉर्डर पे जो लोकल कमांडर होता है वो 2-4 राउंड फायर करता ही रहता है। तो ऐसा भी होता है, कई बार कार्यकर्ता जो है अपने आप ही निकल जाते हैं। जिलाध्यक्ष जी को लगा कि चलो आज दिखाते हैं इनको, हाँ, वो भी हो जाता है कभी-कभी। मगर इस पर रोक जो है लगनी चाहिए। अब एक बड़ी खबर मैं आपको और बता रहा था, वो उसकी डिटेल आ गई है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को आज लोकसभा के मानसून सत्र के पूरे वक्त के लिए निलंबित कर दिया गया। पूरे मानसून सत्र के लिए कल्याण बनर्जी सस्पेंडेड हैं। उनको यह भी कहा गया कि इनको हाउस के बाहर कर दीजिए। उन्होंने क्या किया था, काकोली घोष और सायोनी घोष, ये दो जो बागी सांसद हो गए, जो एनसीपीआई में चले गए 20, उनमें से 2, इनके लिए अपशब्द इस्तेमाल किए, जिसके बाद उन्हें मानसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। अब वो बाकी बची कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब वो शब्द क्या था तो एग्जैक्टली नहीं हमें मालूम, लेकिन नाम आ गए, सायोनी घोष और काकोली घोष। काकोली घोष तो ऑलमोस्ट लीडर ही है उस ग्रुप की, वो है शायद चीफ विप है ना। बादशाह का और महिला की किसी मर्यादा को कम करने का उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया होगा। उनका सस्पेंशन के बाद का बयान भी है, सुना दीजिए कल्याण बनर्जी। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री कल्याण बनर्जी जो इस सभा के सदस्य हैं, जिनका सभापति जी आपने भी नाम लिया है और जिन्होंने महिला सांसदों के साथ अभद्रता के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, अतः उन्हें सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी ने सदस्यों को निलंबित होते प्रस्ताव के लिए, अब मैं इस प्रस्ताव का सभा में सदावत के लिए करता हूं कि श्री कल्याण बनर्जी का इस सभा के सदस्य का सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा में निलंबित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट नहीं था, वो गलत आपको बता रहा था। ये मतलब ये एक मुद्दा और ना जुड़ जाए, नहीं कि पहले इसको वापस लीजिए आप। मुझे लगता है कि कल्याण बनर्जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया है, किसी को भी किसी दूसरे के लिए, और सदन में तो कहा जाता है भाई कि आपको बोलना है कि तुम झूठे हो, तो आप कहते हैं कि असत्य वचन मत करिए।
आप ये नहीं बोलते हैं कि तुम झूठे हो, आप बोलते हैं कि असत्य वचन मत करिए। संसद की मर्यादा, संसद में शब्दावली का उपयोग, ये तो समझना ही पड़ेगा। लेकिन अभी एक छोटा सा मुझे चूंकि दिख गया तो मुझे लगता है कि इसकी चर्चा करनी चाहिए। जिन धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के लिए आज ये बात हो रही है, रिपोर्ट है एक अखबार में, 1997 में पेपर लीक के खिलाफ ही वो आंदोलन में शामिल थे और उनको पुलिस ने बुरी तरह से पीटा था। मैं सिर्फ दोहरा बताएं जरा। 1997 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता के तौर पर ओडिशा में पेपर लीक हुआ था और यही धर्मेंद्र प्रधान उस आंदोलन की लीडरशिप में थे या कहिए उसमें शामिल थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। पुलिस ने पिटाई की थी, उसमें ये भी पिटे होंगे, बस संदर्भ के लिए बता रहा हूं। सभी हैं। ये तो वो कल सिर्फ संदर्भ जरूरी। विद्यार्थी परिषद उस आंदोलन को जो धर्मेंद्र प्रधान जी देख रहे हैं उसमें कहा ही गया था कि समय से पहले ये 3 गांव हैं, जी ठीक है, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। एक बार जरा जंतर मंतर का हाल भी दिखा दें, अगर वहां से हमारे सहयोगी जुड़े हों तो वो भी बता दें। ओहो, ये तो मराठा वाले भी आ गए। मनोज जरांगे आ गए। मनोज जरांगे पार्टी। अच्छा, ये वो मराठा आरक्षण मांग वाले जो मनोज जरांगे महाराष्ट्र वाले, वो भी वहां पर जो है वो पहुंचे हुए हैं। वैसे इसमें आप किसी को कोई शक है कि इसकी जो कोर है इस आंदोलन का वो अरविंद केजरीवाल है? नहीं, मुझे तो कभी नहीं था, क्योंकि आप इस पूरे ये जो शुरू के भी लड़के थे या जो अभी भी जो हैं वो तो बाकायदा आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के, मैं बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी उस तरह के नेता नहीं है। राहुल गांधी को किसी ने कुछ कहा वो तैयार होते हैं और उसके लिए बड़ी लड़ते हैं, उनको लगता है कि हम सब कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल रणनीति बनाकर आते हैं, उनकी साख खत्म हो गई थी, उन्होंने ये नया तरीका दो चीजें रिवाइव किया। दो चीजें होती है, ब्रेन एंड मसल। इस केस में मसल मतलब स्ट्रीट पावर, भीड़। तो ब्रेन तो मेरे ख्याल से केजरीवाल जी ही हैं, मतलब उन्हीं की सलाह परामर्श पर ही चल रहा है। मसल के लिए फिर और दल जो है वो जुड़ जाते हैं उसमें, वो चंद्रशेखर जी भी बनाते हैं, चंद्रशेखर रावण। नहीं, चंद्रशेखर को तो ये है कि कुछ विधायक जीत जाए इस बार यूपी में, वो उसकी भाई वो सांसद हैं, वो भी लड़के लाए थे। हाँ, उनके बहुत लड़के, सबसे ज्यादा उत्पात उन्हीं के लड़कों ने किया, जो रिपोर्टर बता रहे हैं कि जो मूल रूप से आंदोलनकारी थे उसमें संकट नहीं था। ये जो हमला हुआ है, जो लोगों को पकड़ पकड़ के पीटा गया है, किसी को भी जो मारा गया है, आरएएफ वालों को मारा गया, मीडिया वालों को मारा गया, सामान्य लोगों को मारा गया, वो जो अलग अलग समूह आए हुए थे उन्होंने ये सब किया है। देखिए, कल भी जिक्र इसका किया था कि लेफ्ट के जितनी पार्टियां थी, बामसा वगैरह और अंबेडकर हाइट्स जितने थे, वो सब सड़कों पर उतरे थे परसों के आंदोलन में। वैसे एक बात तो कहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, मोबिलाइजेशन तो करती है कोई भी आंदोलन में लोग करते हैं। तो देखिए, मैं तो कहता हूं कि यदि राइट विंग का कोई व्यक्ति कोई आंदोलन करता है तो उसमें लोग जाते नहीं है, सभी जाते हैं। तो यहाँ भी ये लोग गए थे, लेकिन मामला यहाँ आकर के आता है इसके पीछे कौन है। तो जितनी शिद्दत से आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है, और आपने देखा है उनकी स्ट्रेटजी देखिए, उन्होंने एक हेल्पलाइन इशू जारी किया, इसके बाद वो सारे हॉस्पिटल्स में गए, इसके बाद जितने छात्र थे जिनके खिलाफ एफआईआर किया गया उनमें से कम 90 छात्रों के 78 छात्रों के खिलाफ जो है उनको थाने से छुड़ा करके लाए। तो एक मुझे लगता है कि एक पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा था आम आदमी पार्टी का कि भाई सारे थानों में वकील भेजो अपने अपने, उनका जो वकीलों का सेल होगा वो एक्टिव हो गया, जो डॉक्टर का सेल था वो एक्टिव हो गया, साथ साथ जो है वो जितने नेता थे, चाहे वो संजय सिंह हो, जो है वो चाहे मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल स्वयं हो, आतिशी हो, ये सभी, सौरभ भारद्वाज हो, हमने सभी को देखा कि सड़कों पर उतर करके आए हैं और उनके साथ जो व्यवहार था आंदोलनकारियों का वो एक अलग था, बाकियों के साथ जो उनका व्यवहार था वो बिल्कुल अलग था। तो इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं रह गई है कि इस आंदोलन के पीछे का जो माइंडसेट है वो अरविंद केजरीवाल का माइंडसेट है। सड़क पर उतरने का जो निर्णय हुआ है वो भी अरविंद केजरीवाल के उतरने का है, और मुझे लगता है यही कारण है कि राहुल गांधी लोग जो है वो शुरू से इससे डिस्टेंस बना रहे थे। और इससे कोई बहुत इससे मतलब इसका फॉलो आउट क्या है कि केजरीवाल जी अब बिल्कुल खुलकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने गलत किया प्रधानमंत्री के घर जाकर के, इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की। देखिए, अब तो क्रेडिबिलिटी देखिए, क्रेडिबिलिटी मूल होता है कि आंदोलन जब निकल जाता है तो आप पहले तो नेता आपस में मरते हैं कि कौन इसका नेतृत्व करे। कल आपने देखा होगा कि भीड़ पूरी तरीके से अराजक हो गई थी। इसका मतलब ये है कि 2-4 लोग जो सोशल मीडिया टीम के उनके लोग एक्टिव थे, जो उसका शुरू से नेतृत्व कर रहे थे, उनको ये समझ में ही नहीं आया,
जो मुझे जानकारी मिली कि उनको समझ में नहीं आया कि इतनी भीड़ क्या आ सकती है क्या। तो एक बार जंतर मंतर की तस्वीर दिखा देते हैं, वहां से अनामिका गौड़ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। अनामिका, आज कितने लोग हैं जंतर मंतर पर इस वक्त? कौन कौन से बड़े लोग नेता पहुंचे हैं? हमने सुना था राहुल गांधी भी जाने वाले हैं, कहीं वहां इस बात की कोई चर्चा हो रही है क्या? सौरभ, अगर हम संख्या की बात करें तो आज जंतर मंतर में लोगों के आने का सिलसिला अभी तक जारी है। कल देर रात सुबह 4 बजे तक लगभग 25-30 हजार लोग जंतर मंतर पे मौजूद थे और अभी की अगर हम बात करें तो जंतर मंतर पे लगभग 3 से 4 हजार लोग मौजूद हैं। लेकिन सुबह से कोई बड़ा नेता यहां नहीं पहुंचा है। हालांकि अभी ये उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में राहुल गांधी यहां आ सकते हैं। उसके लिए आप सिक्योरिटी देखिए कि जंतर मंतर पे जैमर लगा दिए गए हैं। सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया है। जो बैरिकेडिंग्स लगाई थी यहां से आम लोगों को जाने दिया जा रहा है, लेकिन वापस क्योंकि यही रूट है, यहां से अब आप देखेंगे तो कुछ ही दूरी पर आईएनसी का ऑफिस है। लगभग यहां से 2 से 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। उसके बाद पैदल जंतर मंतर आया जा सकता है। ये उम्मीद भी की जा रही है कि शायद राहुल गांधी आईएनसी के कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चल के जंतर मंतर आ सकते हैं। इसी के लिहाज से आप देखिए कि फिलहाल जंतर मंतर पे आपको लोगों का जमावड़ा भी नजर आएगा और दिल्ली पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर भी यहां पर आपको नजर आएगी। जी ठीक। और अरविंद केजरीवाल आए, उद्धव ठाकरे आए, मंच से क्या बातें हो रही हैं? देखिए अभी कल देर रात उद्धव ठाकरे यहां पहुंचे थे, फिर अरविंद केजरीवाल आए थे। आज किसी बड़े नेता ने तो मंच को नहीं संभाला है, लेकिन जो छोटे मोटे सपा के नेता यहां पर आ रहे हैं, सपा के कार्यकर्ता यहां पर आ रहे हैं। आज हमें लाल टोपी पहने हुए ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के कार्यकर्ता हमें यहां पर नजर आ रहे हैं। जय हिंद के नारे लगाए जा रहे हैं। और जब हमने सीजेपी से बात की कि सरकार बात करना चाह रही है तो क्या आप बातचीत के लिए तैयार है, तो उनका कहना है कि वो किसी नेता के घर तो नहीं जाएंगे। या तो सरकार के नुमाइंदे या कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा मंत्री जंतर मंतर आए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो बातचीत के लिए तैयार है। तो उम्मीद की जा रही है कि शाम तक शायद सीजेपी और सरकार के बीच में बातचीत हो सकती है और कुछ निर्णायक निर्णय निकल सकता है। इंटरेस्टिंग जानकारी दी आपने अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें अनामिका ने बोली कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी एक वेन्यू हो सकता है। आज शाम तक भी बातचीत हो सकती है सरकार की और प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व की। दूसरा उन्होंने बताया कि आज लाल टोपी मतलब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और चंद्रशेखर रावण जो सांसद हैं नगीना से उनके कार्यकर्ता जो हैं वो काफ़ी तादाद में, हम लोग बात भी कर रहे थे, त्रिपाठी जी ने कहा कि उनके लोग भी काफ़ी उग्र थे वो। तो ये मोटा मोटा आपको एक रूपरेखा जो है दिखाई दे रही है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है इस आंदोलन का। अब ये नजर ये आ रहा है कि सर ये ज़्यादा पॉलिटिकल वहाँ कार्यकर्ता ज़्यादा पहुँच गए। 100-200 छात्र होंगे और 3 से 4 हज़ार पॉलिटिकल कार्यकर्ता पहुँच गए। मतलब अब ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक जो कहें आंदोलन बन चुका है। अब कितने छात्र वहाँ पर है, अब इसके अंदर क्या भूमिका होगी, अभिजीत दीपके इस स्थिति में है क्या वो खुद डिसीजन ले सके। उद्धव ठाकरे वहाँ पर बैठ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जो दिशा तय करेंगे तो नहीं ले रहे, तो अरविंद केजरीवाल जो तय करेंगे अभिजीत दीपके वही करेंगे। इसका मतलब यह है कि पर्दे के पीछे अरविंद केजरीवाल इस पूरे आंदोलन को कंट्रोल कर रहा है और वो जो कहेंगे उसी से होगा। शरद पवार भी वहां पर चले गए, सुप्रिया सुले वहां पर होके आई है, राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले। मतलब ये पूरी तरीके से अब पॉलिटिकल लीडर्स का, अपोजिशन लीडर्स का आंदोलन बन गया। कौन तय कर रहा है कि भाई जैसे आज स्टेटमेंट अभी सुबह उनको जो आया प्रवक्ता का कि हम बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन जंतर मंतर आए सरकार या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर, तो ये फैसला किसने लिया होगा? दीपके ने लिया होगा, वांगचुक ने लिया होगा, केजरीवाल जी ने लिया होगा? एक लाइन बोल दूं, पीछे पॉलिटिकल लीडरशिप है। अब वो मोटे तौर पर जो केजरीवाल साहब हैं वही दिखाई दे रहे हैं कि वो कर रहे हैं, क्योंकि राहुल जी तो नहीं है उसके लिए, समाजवादी पार्टी तो इसमें बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी भी उस तरह से निर्णायक भूमिका में नहीं है। तो केवल अरविंद जी हैं जो इस पूरे को देख रहे हैं, तो वो शायद उनको लीड कर रहे हैं, सलाह दे रहे होंगे कि अब। और अभिजीत दीपके का भी उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो वो सोनम से भी बात कर रहे होंगे, सोनम वांगचुक साहब से भी, और जो केजरीवाल साहब है उनके साथ भी बात कर रहे होंगे। लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, अभी प्रोफेसर साहब भी कह रहे कि अरविंद केजरीवाल साहब को आंदोलन चलाना आता है। 2014 में भी, 13 में भी वो उन सब लोगों को लिया है जो उनके साथ चाहते थे ना चाहते थे।
आज भी वही स्थिति है। हाँ, ठीक बात एक ही है। लाइन सिर्फ ये श्रेय तो अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। एक ही लाइन जोड़ना चाहता था कि अन्ना आंदोलन के समय भी अरविंद केजरीवाल ने यही स्टैंड लिया था बिल्कुल। कि सरकार को यहां आना पड़ेगा, हम सरकार के पास नहीं जाएंगे। तो पैटर्न वही है। और ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जो बात अभी चर्चा हुई कि अरविंद जी की क्रेडेंशियल्स थोड़े से कमजोर हुए पिछले इलेक्शंस के दौरान, और जो जेल वाला सारा प्रकरण हुआ था उसको रिवाइव करने का भी ये मौका है। और फिर पंजाब से दिल्ली की री एंट्री भी जो है ना, इस बहाने हो जाएगी। एक डिफरेंस जो समय भी कम रह गया है, ये जो आपकी क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, अन्ना आंदोलन में एक कंकर भी नहीं चला था। नहीं वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जीरो वायलेंस। सर आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अरविंद जी की दिल्ली में री एंट्री का रास्ता है, वो ठीक है, पॉलिटिकल रास्ता है। लेकिन जहां भी थोड़ी हिंसा हो जाती है तो वो फिर नहीं ये सच है कि अन्ना आंदोलन में तो, चूंकि अन्ना आंदोलन में तो मैं खुद भी एक रिपोर्टर के तौर पर था और वहां सुबह से रात तक कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कभी ऐसा हो सकता है। ये पहली बार है कि ये सब हो रहा है। और उस वक्त तो ऐसा थोड़ी ना है कि पहले जो रिपोर्टर थे, जो आज यूट्यूबर हो गए हैं, वो सब भी रिपोर्ट कर रहे थे। कोई किसी, कुछ लोग तो मंच से जाके भाषण भी उस वक्त दे रहे थे, उस वक्त भी उनको कोई नहीं रोक रहा था। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए अगर इसको देखें, एक तो अरविंद केजरीवाल, वो तो बहुत शार्प पॉलिटिशियन के तौर पर उन्होंने अपने आप को, जो साख गई हुई है, सब कुछ है, अब लोग इस आंदोलन के जरिए उनको फिर से याद करेंगे, तो वो तो उनको आता है। दूसरा, अखिलेश यादव की रणनीति पर भी ध्यान दीजिए। मुझे 4 लोगों के संदेश अभी आए, रायबरेली से आए, 2 और जगहों से हैं। वो कह रहे हैं कि यहां से लोग कह रहे हैं कि भाई अखिलेश भैया ने बुलाया है, दिल्ली चलो। अब दिल्ली चलो। इसको समझिए, ये मतलब बाकायदा मैसेजेज आए हुए हैं और वो मैसेज जो कह रहे हैं कि आप लोग जरा देखिए, ये लगातार इस तरह से बुलाया जा रहा है उनको। दूसरा, जो कल का 20 तारीख का आप देखिए, डिंपल जी छात्रों के साथ एम्पैथेटिक हैं और अखिलेश यादव जहां पॉलिटिकल मैसेजिंग है तो राहुल गांधी के साथ बस में सवार है। तो आप इसको इस तरह से भी देखिए। मैं इसको ऐसे भी देख रहा हूं क्योंकि वो पॉलिटिकल मैसेजिंग ये भी है कि हम भी हैं। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ राहुल गांधी क्यों जो है प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। खिचड़ी पकेगी तो सब में बटेगी, वही कहना। देखिए सर, लेकिन ये खिचड़ी खतरनाक ना हो जाए, बस इसको थोड़ी मीठी रहे, की खिचड़ी ना हो, गुजराती दाल की तरह थोड़ा सा गुड़ डाल दिया तो बेहतर है। बहुत धन्यवाद सर, आज समय इतना ही था। समीर जी, प्रोफेसर साहब, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आपका।